संपूर्ण साइकोलॉजी में ये आपका 2 नंबर टॉपिक है बाल विकास, जिसका आज अध्ययन करने वाले हैं। बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास का इतिहास में 3 चीज़ें याद रखनी है: 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था? पेस्टोलॉजी नाम का एक व्यक्ति है या विद्वान है, उसने बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था। कब? 18वीं शताब्दी में। इन्होंने अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र, इनका 3.5 वर्ष का पुत्र था, उसके ऊपर इन्होंने अध्ययन किया और बेबी बायोग्राफी तैयार की। तो बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया? पेस्टोलॉजी ने। कब किया? 18वीं शताब्दी में। उसके बाद 2 नंबर पर है 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन हुआ था। बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? अमेरिका में। किसने की थी? स्टैनली हॉल ने। इसके जन्मदाता स्टैनली हॉल थे। तो हॉल में कहाँ क्या हुआ था? हॉल में आंदोलन हुआ था, या आंदोलन हॉल में हुआ था, इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो स्टैनली हॉल है वो बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता हैं, और इन्होंने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन 2 संस्थाओं की स्थापना भी की थी। किसने? स्टैनली हॉल ने, अमेरिका में। दोनों अमेरिका में। बाल अध्ययन आंदोलन भी अमेरिका में, और चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाएं ये भी अमेरिका में स्थापित हुई थी। 1887 में न्यूयॉर्क में सबसे पहला बाल सुधार गृह स्थापित किया था। किसने? स्टैनली हॉल ने। बाल सुधार गृह स्थापित किया था स्टैनली हॉल ने। 20वीं शताब्दी में क्या हुआ था? बाल विकास पर अनेक पुस्तकों का प्रकाशन किया गया था। और भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कब हुई? तो 1930 से मानी जाती है। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत 1930 से मानी जाती है। उसके बाद आता है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि और विकास, इन दोनों में अंतर बताया गया है। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभिवृद्धि, विकास। अभिवृद्धि केवल शारीरिक पक्ष से संबंधित है। अपने शारीरिक पक्ष से संबंधित है, वो क्या है? अभिवृद्धि है। शारीरिक पक्ष में जो भी परिवर्तन होगा उसको अपनी अभिवृद्धि कह सकते हैं। जैसे हमारी लंबाई बढ़ती है, हमारा वजन बढ़ता है, तो ये सब शारीरिक पक्ष के भाग हैं और ये अभिवृद्धि कहलाती है। विकास क्या है? ये संपूर्ण पक्ष में होने वाला परिवर्तन है। शारीरिक के साथ साथ मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये सभी पक्षों में होता है। ये केवल और केवल शारीरिक पक्ष में होता है। अभिवृद्धि लंबाई, चौड़ाई, भार में वृद्धि, इसको अभिवृद्धि कहा जा सकता है। और विकास से क्या होता है? कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। जैसे मानसिक विकास होता है तो हम सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है हमारी, साथ ही साथ शारीरिक शक्ति तो बढ़ ही रही है, साथ में मानसिक शक्ति भी बढ़ रही है, समाज में समायोजन करने की शक्ति भी बढ़ रही है। तो अभिवृद्धि है वो एक संकुचित अर्थ है, अभिवृद्धि संकुचित अर्थ है, लेकिन विकास है उसको हम व्यापक अर्थ में ले सकते हैं, वो बड़े स्तर पर होता है। तो अभिवृद्धि एक पक्षीय होती है, अभिवृद्धि एक पक्षीय होती है, जैसे शारीरिक पक्ष हो गया, लेकिन विकास है वो बहुपक्षीय होता है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक। अभिवृद्धि से बाह्य स्वरूप दिखाई पड़ता है। जैसे शरीर हमारा बढ़ेगा तो हमारा सिर्फ बाह्य स्वरूप बढ़ेगा, अभिवृद्धि है वो, ग्रोथ है। लेकिन बाह्य और आंतरिक रूप से, जैसे आपने मानसिक रूप से परिपक्व है या नहीं, इस चीज़ का विकास के अंतर्गत पता चलता है। और बाह्य तो हो ही रहा है, साथ के साथ आंतरिक, जैसे मानसिक विकास है वो आंतरिक विकास होगा, कुछ समय पश्चात रुक जाता है। अभिवृद्धि है वो कुछ समय पश्चात रुक जाती है, जैसे किशोरावस्था के बाद लंबाई नहीं बढ़ती है व्यक्ति की। इस प्रकार विकास है वो जीवन पर्यंत चलता है, वो नहीं रुकता है कभी भी, जीवन पर्यंत चलता है। केवल आकार बढ़ने से संबंधित है वो अभिवृद्धि है, संपूर्ण परिवर्तनों से संबंधित है वो विकास है। सीधे नापा तोला जा सकता है अभिवृद्धि को, सीधे मापन संभव नहीं है विकास का। अभिवृद्धि परिमाणात्मक, मात्रात्मक या संख्यात्मक होती है, जबकि विकास है वो परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। अभिवृद्धि में निहित नहीं होता, अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं होता, विकास में अभिवृद्धि निहित होती है, विकास में अभिवृद्धि निहित होगी। और अभिवृद्धि है वो रचनात्मक परिवर्तन है, जबकि रचनात्मक और विनाशात्मक परिवर्तन है विकास। विवृद्धि सूचक है अभिवृद्धि, और विवृद्धि और ह्रास सूचक है विकास। विकास की परिभाषाएं हैं। विकास की परिभाषाएं, सबसे पहली परिभाषा है वो बर्क की है। बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जन्म पूर्व, यानी कि बच्चा गर्भावस्था में है, वहाँ से लेकर के किशोरावस्था या परिपक्वावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। जन्म पूर्व से लेकर के किशोरावस्था तक, कहाँ तक? किशोरावस्था तक बर्क ने कहा है वो विकास है, बाल विकास है। उसके बाद क्रो एंड क्रो ने परिभाषा दी है, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भकाल के प्रारंभ से, यानी कि जन्म पूर्व से प्रारंभ होकर किशोरावस्था के प्रारंभ तक, किशोरावस्था के शुरू में ही ये रोक रहा है, गर्भकाल से किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है,
उसे बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है जेम्स ड्रेवर की परिभाषा है, बाल मनोविज्ञान वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था, ये गर्भावस्था की बात नहीं करेगा, ये जन्म होने के बाद से परिपक्व होता है तब तक उसे विकास कहता है, बाल विकास। बाल मनोविज्ञान वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। फिर गेसेल आता है। गेसेल कहता है विकास एक तरह का परिवर्तन है जिसके द्वारा बालक में नवीन योग्यताओं विशेषताओं का विकास होता है। विकास एक तरह का परिवर्तन है जिसके द्वारा बालक में नवीन योग्यता और नवीन विशेषताओं का विकास होता है, ये गेसेल ने कहा है। जेम्स ड्रेवर ने कहा है जन्म से परिपक्वावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। ब्रूनर, विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखा सकते हैं या बुन सकते हैं, तो ब्रूनर के अनुसार। उसके बाद हरलॉक के अनुसार, श्रीमती हरलॉक ने विकास क्रम में होने वाले परिवर्तनों को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 4 भागों में। आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने चिन्हों का लोप, नवीन चिन्हों का उदय। जैसे नवीन चिन्हों का उदय जैसे दाढ़ी मूंछों का आना, और पुराने चिन्हों का लोप जैसे दूध के दांत गिर जाते हैं ना, वो पुराने चिन्हों के लोप में आते हैं। अनुपात में जैसे बच्चा जन्म लेता है तब सिर बड़ा होता है, धड़ छोटी होती है, बाद में सिर का आकार तो उतना ही रहता है और बाकी शरीर बढ़ता जाता है, आकार में परिवर्तन होता है। विकास के नियम, समान प्रतिमान का नियम, क्रमबद्धता का नियम। विकास में क्या होता है? समान प्रतिमान, जैसे माता पिता होंगे वैसी ही संतान होगी। क्रमबद्धता का नियम, विकास क्रमबद्ध रूप से चलता है। सतत विकास है वो लगातार चलता है, लगातार। परस्पर संबंध का नियम, विकास में जो सभी पक्ष हैं वो आपस में संबंधित होते हैं। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम, इसमें बच्चा पहले सामान्य क्रिया करता है, विकास के अंतर्गत पहले सामान्य क्रिया जैसे वो सिर्फ हाथ हिला सकता है। विशिष्ट क्रिया जैसे उंगलियां हिलाना है वो विशिष्ट क्रिया है, तो पहले सामान्य क्रिया करेगा फिर विशिष्ट क्रिया करेगा। निश्चित दिशा का नियम, मस्तकोद्मुखी नियम और निकट दूर का नियम। मस्तकोद्मुखी, सिर से पैर की ओर, विकास है वो सदैव सिर से पैर की ओर होता है। मस्तकोद्मुखी, निकट यानी कि अंदर से बाहर की ओर। व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम, हर व्यक्ति में अलग अलग तरीके से विकास होगा। विकास की गति में भिन्नता का नियम, हर व्यक्ति में विकास की गति भी भिन्न भिन्न होगी। अंतःक्रिया का नियम, वर्तुलाकार का नियम, विकास में परिवर्तन का नियम। पूर्वानुमान, पूर्वकथन, भविष्यवाणी का नियम, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने अपने खतरे होते हैं। विकास से हम अनुमान लगा सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि यह बच्चा भविष्य में क्या करेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कुछ भी अनुमान लगाया जा सकता है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने अपने खतरे होते हैं। जैसे शेष अवस्था में बच्चे को ज़्यादा खतरा होता है, वो गिर सकता है, स्वयं कुछ काम नहीं कर सकता। किशोरावस्था के भी अपने अपने खतरे होते हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था में सुख शांति एक समान नहीं होती है, हर अवस्था में अलग अलग दुख सुख चलते रहते हैं। प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे शेषवावस्था और बाल्यावस्था का विकास है, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा बजाय प्रौढ़ावस्था और किशोरावस्था से। वंशानुक्रम एवं वातावरण के गुणनफल का नियम, विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण इन दोनों के गुणनफल का प्रतिफल है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट। वंशानुक्रम, पहला कारक है वो वंशानुक्रम, दूसरा है वातावरण, तीसरा है परिपक्वता एवं अधिगम। वंशानुक्रम जो हमें पूर्वजों से प्राप्त होगा, वातावरण जिस वातावरण में हम रहेंगे उससे जो विकास प्रभावित होगा वो, परिपक्वता और अधिगम भी विकास को बराबर प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम यह विकास को प्रभावित करने वाला पहला प्रमुख कारक है। वंशानुक्रम पहला प्रमुख कारक है भाई। बालक को अपने माता पिता एवं पूर्वजों से जो विशेषताएं जन्म या गर्भाधान के समय प्राप्त होती है उसे वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहते हैं। लिंग निर्धारण माता और इधर पिता। लिंग निर्धारण माता और पिता, इन दोनों के 23 जोड़े XX माता से और X और Y
23 जोड़े इधर से, 23 इधर से, 23 इधर से, 23 जोड़े हो जाएंगे और 46 गुणसूत्र हो जाएंगे। 23 तो जोड़े होंगे और 23 का डबल 46 गुणसूत्र होंगे। इनसे मिलकर के एक संयुक्त कोष का निर्माण होता है। नर और मादा के सहयोग द्वारा माता के गर्भाशय में एक संयुक्त कोष जाइगोट का निर्माण होता है, जिसे जाइगोट कहते हैं। इसके निर्माण के साथ साथ बच्चे का अस्तित्व प्रकाश में आ जाता है। भ्रूण के रूप में उसका विकास होने लगता है। मनुष्य का जीवन आरंभ केवल एक संयुक्त कोष से होता है, जाइगोट से होता है। एक संयुक्त कोष में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में हजारों की संख्या में जीन्स पाए जाते हैं और एक गुणसूत्र में लगभग 3000 जीन्स पाए जाते हैं। वंशानुक्रम के वाहक इकाई जीन्स होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इन्हीं पितृयक जीन्स का हस्तांतरण होता रहता है। जीन्स के भीतर डीएनए डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। वास्तव में आनुवंशिक गुणों का संचरण डीएनए के माध्यम से ही होता है। वंशानुक्रम के सिद्धांत। बीज मेन का जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होता है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर हस्तांतरित होता रहता है, आगे से आगे। यही कारण है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का संचरण होता रहता है। बीज में निकाय जनन द्रव्य की निरंतरता होती है। उसके बाद उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक में अर्जित गुणों का संचरण नहीं होता है। इसके समर्थक हैं बीजमेन। बीजमेन ने पहले क्या कहा है? जनन द्रव्य की निरंतरता। लेकिन उपार्जित गुणों का असंचरण, यानी कि जो अर्जित किए हैं ना अपने गुण, जैसे चूहे की पूंछ बार बार काटने पर कोई भी चूहा बिना पूंछ के पैदा नहीं हुआ, तो वो उपार्जित गुणों का असंचरण सिद्धांत का उदाहरण है। इसके समर्थक हैं बीजमेन। उसके बाद उपार्जित गुणों का संचरण होता है, ऐसा कहने वाले विद्वान कौन है? लेमार्क है। ले हो गए उपार्जित गुण संचरित, इस तरीके से याद कर सकते हैं इसको, उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत। इसमें जिराफ वाला उदाहरण है, वो लंबी गर्दन वाला, तो उसके अनुसार अर्जित गुणों का संचरण होता है। इसके समर्थक लेमार्क, उदाहरण जिराफ की गर्दन। उसके बाद है डॉल्टन का जीव सांख्यिकी बायोमेट्री सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक में गुणों का संचरण केवल माता पिता से न होकर के पूर्वजों से भी होता है। 5वां है मेंडल का सिद्धांत, वर्ण संकरता का नियम। मेंडल ने मटर के दानों और काले व सफ़ेद चूहों पर प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला कि एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानों में भिन्नता पाई जाती है। उसके बाद है वंशानुक्रम के नियम। समानता का नियम, जैसे माता पिता वैसी ही संतान, यह समानता का नियम है। भिन्नता का नियम, जैसे माता पिता उससे भिन्न संतान। और तीसरा है प्रत्यागमन का नियम, जैसे माता पिता ठीक उसके विपरीत संतान, उल्टी पुल्टी संतान। जैसे मान लीजिए आपके माता पिता शांत स्वभाव के हैं, तो आपकी संतान उग्र स्वभाव की होगी, तो वो प्रत्यागमन में आएगा। थोड़ी बहुत भिन्नता हो तो उसे भिन्नता का नियम। और समानता, जैसे शांत है तो शांत ही अगर पुत्र हो या पुत्री हो तो वह समानता का नियम होगा। दूसरा कारक है वातावरण। विकास को प्रभावित करने वाला दूसरा प्रमुख कारक है वातावरण। वातावरण का पर्यायवाची शब्द है पर्यावरण, जो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण, परि चारों ओर, आवरण घेरने वाला या ढकने वाला, अर्थात जो कुछ भी हमें चारों ओर से घेरे हुए है वही पर्यावरण कहलाता है। रोस ने क्या कहा है? रोस ने कहा है वातावरण कोई बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। रोस के अनुसार शक्ति है। नोट, वातावरण के अंतर्गत बालक एक उच्च संगठित ऊर्जा तंत्र माना जाता है। वातावरण के अंतर्गत निम्न कारक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारक है वो परिवार का वातावरण है भाई। सबसे पहला कारक है वो है परिवार का वातावरण, पारिवारिक वातावरण। परिवार अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। औपचारिक शिक्षा का साधन जैसे स्कूल होता है ना, तो वैसे अनौपचारिक शिक्षा का साधन है वो परिवार होता है, जिसके अंतर्गत माँ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माँ बालक की प्रथम गुरु होती है, जिसके द्वारा संस्कारों की शिक्षा दी जाती है। फ्रोबेल के अनुसार माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं तथा परिवार द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली है।
प्रभावशाली है। पेस्टोलॉजी के अनुसार परिवार सीखने का सर्वोत्तम स्थान एवं बालक का प्रथम विद्यालय है। परिवार है वो सीखने का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का क्या है, प्रथम विद्यालय है। परिवार के अंतर्गत निम्न कारक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति प्रभावित करती है। परिवार की आर्थिक स्थिति से बच्चे का विकास प्रभावित होता है। माता पिता का असंतोषजनक वैवाहिक जीवन है तो उससे विकास प्रभावित होगा। माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार है तो भी बच्चे का विकास प्रभावित होगा। अत्यधिक ममता और लाड प्यार, अगर दूसरे बच्चों को आप लाड प्यार कर रहे हो और किसी एक बच्चे को नहीं कर रहे हो तो उससे बच्चे का विकास प्रभावित होता है। कठोर नियंत्रण एवं अनुशासन है तो भी बच्चे का विकास प्रभावित होता है। जन्म कर्म का भी प्रभाव होता है। पहले बच्चे के बजाय दूसरे बच्चे का विकास जल्दी होता है। जन्म कर्म भी प्रभावित करता है। उसके बाद आता है विद्यालय वातावरण। विद्यालय कारण ये विकास को प्रभावित करने वाले। औपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन क्या है, विद्यालय है, जिसके अंतर्गत शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षक बालोद्यान का कुशल माली है। विद्यालयी वातावरण के अंतर्गत निम्न कारक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। विद्यालय का भौतिक वातावरण, शिक्षक का व्यवहार एवं कुशलता। अनुचित शिक्षण विधियां, शिक्षक के द्वारा बालक की खुली निंदा करना, शिक्षक द्वारा बालक को समस्यात्मक कहकर उसकी अवहेलना करना, इन सब बातों से बच्चे का विकास प्रभावित होता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत आस पड़ोस है उससे बच्चे का विकास प्रभावित होता है। मित्र एवं साथी कैसे हैं उससे भी बच्चे का विकास प्रभावित होता है। सिनेमा मतलब वो क्या चीज़ें देखता है और रीति रिवाज हैं उनसे प्रभावित होता है। अंधविश्वास से, खान पान, रहन सहन, पहनावा, इन सब से बच्चे का विकास प्रभावित होता है। भौगोलिक वातावरण, जलवायु से भी विकास प्रभावित होता है। मनोवैज्ञानिक वातावरण के अंतर्गत मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही उससे विकास प्रभावित होता है। निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता है और हम नहीं दे पा रहे हैं तो उससे बच्चे का विकास प्रभावित होगा। प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार है तो उससे बच्चे का विकास प्रभावित होगा। छठा है जनसंचार का माध्यम, टीवी, फोन, रेडियो इत्यादि, इनसे बच्चे का विकास प्रभावित होगा। तीसरा कारण है परिपक्वता एवं अधिगम। परिपक्वता क्षमता का विकास। परिपक्वता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नोल्ड गेसेल ने किया था। विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में वंशानुक्रम, वातावरण के बाद महत्वपूर्ण स्थान परिपक्वता एवं अधिगम का है। परिपक्वता का संबंध वंशानुक्रम से होता है तथा अधिगम का संबंध वातावरण से होता है। वंशानुक्रम पर आधारित होता है क्या, परिपक्वता, जबकि वातावरण के आधार पर होता है अधिगम। अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है लेकिन परिपक्वता पर अधिगम का प्रभाव नहीं पड़ता है। परिपक्वता एवं अधिगम में अंतर। परिपक्वता एवं अधिगम, परिपक्वता क्या है, वंशानुक्रम, हेरिडिटी पर आधारित होती है, जबकि अधिगम है वो वातावरण पर आधारित है। वातावरण हमारे अधिगम के अनुकूल है या नहीं उससे अधिगम प्रभावित होगा। 20 से 25 वर्ष तक परिपक्वता पूर्ण हो जाती है लेकिन अधिगम हमें पूरे जीवन करना पड़ता है। कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, स्थायी परिवर्तन लाते हैं कुछ न कुछ जिंदगी में, उन्हें अधिगम ही कहते हैं। सामान्य प्रक्रिया है परिपक्वता एक, जबकि अधिगम है वो व्यक्तिगत प्रक्रिया है। हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से अधिगम होता है। शारीरिक क्रिया परिपक्वता है जबकि मानसिक और मनोवैज्ञानिक होता है अधिगम। परिपक्वता पर अधिगम अभिप्रेरणा का प्रभाव नहीं पड़ता। परिपक्वता है तो उसमें ना तो अधिगम से प्रभाव पड़ेगा, अधिगम हो रहा है या नहीं हो रहा उससे परिपक्वता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन से परिपक्वता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है। अगर परिपक्व व्यक्ति है तो वो समझदार तरीके से काम में लेगा, अधिगम की परिस्थितियां पैदा कर लेगा अगर अधिगम होने में कोई दिक्कत हो रही है तो। अगर परिपक्व व्यक्ति है तो वो इस चीज़ को संभालेगा। अतः व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम, हेरिडिटी, वातावरण, एनवायरनमेंट और परिपक्वता एवं अधिगम का प्रतिफल है। विकास की अवस्थाएं, स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। श्रीमती हरलोक के अनुसार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। हरलोक ने कितने भागों में बांटा है, 8, और जोन्स ने बांटा है 4 और रोस ने बांटा है 3 और 3 6। 2, 3, 4, 5, 5 भागों में बांटा है रोस ने। अपने पढ़ेंगे रोस के अनुसार। शेष अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक शेष अवस्था कहलाती है। पूर्व बाल्यावस्था होती है 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था होती है 7 से 12 तक।
तो 3 से 12 आप बाल्यावस्था कह सकते हो। 3 से 12 बाल्यावस्था, 13 से 18 फिर किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था 18 के बाद। शैशवावस्था, इन्फेंसी पीरियड, जन्म से 6 वर्ष तक। शैशवावस्था को निम्न बातों से जाना जाता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है कौन सा काल? शैशवावस्था। भावी जीवन की आधारशिला। शैशवावस्था को भावी जीवन की आधारशिला कहते हैं क्योंकि इसमें बच्चा है वो अपने बच्चे का जो आगामी जीवन है, भविष्य है, वो इस शैशवावस्था पर आधारित होता है। सीखने का आदर्श काल है। इस अवस्था में बच्चे को कुछ भी सिखाया जा सकता है। आप जैसा सिखाओगे वो वैसा ही बनेगा। मन की मौजों में विचरण करने वाला, कोई टेंशन नहीं होती, फ्री माइंड से मज़े करता है। इस अवस्था में मन की मौजों में विचरण करता है। सीखने की आयु, ये शैशवावस्था ना, ये सीखने की आयु है। आप जैसी चीज़ें सिखाओगे बच्चा वैसा ही सीखेगा। प्रिय लगने की अवस्था है। छोटे बच्चे सबको प्रिय लगते हैं, तो ये प्रिय लगने की अवस्था है। नाजुक अवस्था है, खतरनाक भी है। बच्चा गिर सकता है, बेड से कहीं से भी लग सकती है उसके। संस्कारों के निर्माण की अवस्था, इसमें आप बच्चों में संस्कार पैदा कर सकते हैं। खिलौनों की आयु, इसमें बच्चा खिलौनों से खेलता है। अतार्किक चिंतन की अवस्था, बच्चा तर्क वितर्क नहीं कर सकता। गढ़ने योग्य अवस्था, आप कुछ भी सिखा सकते हो बच्चे को, उसका भविष्य निर्माण कर सकते हो। नर्सरी स्कूल एज है, स्कूल नहीं जाता इसमें, नर्सरी स्कूल होते हैं जो NTT वगैरह, आंगनवाड़ी केंद्र हो गए, इनके अंदर बच्चा भेजा जाता है नर्सरी स्कूल में। पूर्व विद्यालय अवस्था, यानी कि विद्यालय तो जाएगा ही नहीं, पूर्व विद्यालय मतलब नर्सरी स्कूलों में। टोली पूर्व की आयु, बच्चा टोली में नहीं रहता है, अकेला ही रहता है लगभग। प्राथमिक विद्यालय की पूर्व तैयारी की अवस्था है, स्कूल जाने की लगभग तैयारी की अवस्था है ये। शैशवावस्था में विकासात्मक कार्य एवं विशेषताएं। विकासात्मक कार्य, उम्र के अनुसार काम करना विकासात्मक कार्य कहलाता है। सर्वप्रथम विकासात्मक कार्य का संप्रत्यय शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हेविंग हस्ट द्वारा दिया गया। विकासात्मक कार्य से तात्पर्य है बालक की उम्र व अवस्था के अनुसार काम करने से है। शारीरिक एवं मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था में। शारीरिक और मानसिक विकास है वो तीव्र गति से होता है शैशवावस्था में। सबसे पहले आती है शैशवावस्था, फिर आती है बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था। तो इस अवस्था में ना शारीरिक और मानसिक विकास तेज गति से होगा, फिर बाल्यावस्था में पुनः धीमा हो जाएगा और किशोरावस्था में फिर तेज हो जाएगा। तो ये बात याद रखनी है कि शारीरिक और मानसिक विकास शैशवावस्था में तेज, बाल्यावस्था में धीमा, किशोरावस्था में पुनः तेज, प्रौढ़ावस्था में पुनः धीमा। इस तरीके से चलता है ये। बच्चे में जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस अवस्था में बच्चे में जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है। सीमित मात्रा में वो कल्पना कर सकता है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, इस अवस्था में और एक किशोरावस्था में सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। दूसरों पर निर्भर रहता है, स्वयं कुछ काम नहीं कर सकता है, छोटा होता है। दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि भी होती है उसकी। अनुकरण द्वारा सीखना, जैसा बड़े करेंगे वैसे छोटा बच्चा करेगा। दोहराने की प्रवृत्ति, आप कोई काम करोगे आपके पीछे पीछे वैसा ही काम करने की कोशिश करेगा। स्वार्थी और स्व केंद्रित होता है, अपनी चीज़ें नहीं देता है किसी को भी। क्षणिक मित्रता होती है इसमें, मित्रों की संख्या बहुत कम होती है, क्षणिक मित्रता पाई जाती है। संवेगों का प्रदर्शन करता है। मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार, अगर बच्चे को गुस्सा आ गया और आप कोई 4 व्यक्तियों के बीच में बैठे हैं तो आपको वहीं थप्पड़ जड़ देगा, वो उसकी मूल प्रवृत्ति है। क्रोध आएगा तो वो उसकी मूल प्रवृत्ति है थप्पड़ मारना या आपकी इंसल्ट करना, जो भी। फिर 14वां है नैतिक और सामाजिक भावना का अभाव। वही बात है, नैतिक और सामाजिक भावना का अभाव होता है, उसे पता नहीं होता है कि ऐसा नहीं करना है, वो वैसा कर लेता है। न तो सामाजिक और न असामाजिक, अपने उसको ऐसा देख करके उसको सामाजिक या असामाजिक नहीं कह सकते। कहानियाँ सुनना और सुनाना पसंद होता है। इस अवस्था में कहानियाँ सुनना और सुनाना पसंद होता है। 2 वर्ष की अवस्था तक मल मूत्र विसर्जन के संकेत देना और 4 वर्ष की अवस्था तक मल मूत्र विसर्जन पर नियंत्रण करना सीख जाता है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इसके LSRW, इसकी आधारभूत समझ हो जाती है उसे। अपनी संवेदनाओं, ज्ञानेंद्रियों व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। शैशवावस्था से संबंधित कथन, जीवन के पहले 4-5 वर्षों में बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है। ये ऐसी फ्रॉड बात कौन कहेगा? सिगमंड फ्रॉइड। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। आदर्श काल, वैलेंटाइन। अब आप इसको कनेक्ट कर सकते हो आदर्श को वैलेंटाइन के साथ, कितना कनेक्ट होता है ये। शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की किसी और अवस्था से बहुत अधिक होती है, वाटसन ने कहा है।
व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक हो जाता है। ऐसी अच्छी बातें, गुड बातें किसने कही है? गुडनेफ ने कही है। शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है जिसे तबुल रासा कहा जाता है। ये किसने कहा है? जॉन लॉक ने कहा है। किसने कहा है? जॉन लॉक ने। पर्चुनेट पीरियड अंशकालिक अवधि। बाल्यावस्था चाइल्डहुड 7 से 12 वर्ष की अवस्था है, उसे बाल्यावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था को निम्न नामों से जाना जाता है। पहला निर्माणकारी काल है, वो नींव थी, ये निर्माणकारी है। अनोखा काल है प्रारंभिक विद्यालय की आयु। अब बच्चा नर्सरी स्कूल से निकलेगा और विद्यालय जाना स्टार्ट कर देगा, तो ये प्रारंभिक विद्यालय की आयु है। शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल है क्योंकि इसमें बच्चा क ख ग और ये सब अक्षर ज्ञान इसी में होता है और ये पूरे जीवन काम आता है। तो शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल है क्योंकि यहीं से बच्चे का बेस बनेगा। वैचारिक क्रिया अवस्था, गैंग एज, टोली अथवा दल समूह की आयु, मिथ्या छद्म परिपक्वता का काल होता है। ये गेम एज है, खेल की आयु है। वो खिलौनों की आयु थी, ये खेल की आयु है। इसमें बच्चा खेल खेलेगा दूसरे अपने मित्रों के साथ। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है। उत्पाती अवस्था है, बच्चा सारा दिन उत्पात मचाता है। बाल्य अवस्था के विकासात्मक कार्य विशेषताएं, शारीरिक एवं मानसिक विकास में क्या होता है? स्थिरता आ जाती है। बाल्य अवस्था में विकास रुकेगा। मैंने आपको पहले कहा था 4 स्टेज होती है, 2, 3 और 4। इसमें ज़्यादा होती है और तीसरे में ज़्यादा होता है। दूसरे में स्थिर हो जाएगा, चौथे में स्थिर हो जाएगा। तो शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है इस अवस्था में। जिज्ञासा की प्रवृत्ति में प्रबलता, बच्चे की जिज्ञासा बढ़ जाती है इसमें। यथार्थवादी दृष्टिकोण, रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास, रचनात्मक कार्य करता है, पेंटिंग करना और ये सब करता है। संग्रहण करने की प्रवृत्ति, कचरा इकट्ठा करता रहता है, जैसे डीखरी हो गई, कंचे हो गए, सिक्के हो गए, ये सब इकट्ठे करता रहता है। चोरी करना, झूठ बोलना, वो इसी अवस्था में सीखता है, चोरी करना और झूठ बोलना। निरुद्देश्य भ्रमण करने की प्रवृत्ति, यानी कि हांडना बोलते हैं इसको। पक्षपात की भावना का शिकार हो जाता है। 2-3 भाई बहन हैं तो वो पक्षपात की भावना का शिकार होगा। प्रतिस्पर्धा भी हो सकती है उनमें आपस में। हीन भावना का शिकार भी हो जाता है कि उसको ज़्यादा प्रेम करते हैं, मुझे कम लाड प्यार करते हैं। तो इस तरीके से भाई बहनों में झगड़ा होता रहता है। प्रशंसा पाने की इच्छा होती है इस अवस्था में। इस अवस्था में बच्चा संवेगों पर नियंत्रण करना भी सीख जाता है। नैतिक और सामाजिक भावना का विकास हो जाता है। अब वो ये थप्पड़ वाली घटना दोबारा नहीं दोहराएगा, वो समझ जाएगा कि ये बात अपने बाद में भी कह सकते हैं। स्वैंगात्मक और सामाजिकता का विकास हो जाता है उसमें। लिंग भेद, जाति भेद, अर्थ भेद, इस चीज़ का उसे पता चल जाता है। समलिंगीय समूह भावना, जैसे लड़कों का ग्रुप होगा अलग अलग, लड़कियों का ग्रुप अलग होगा। नेता बनने की इच्छा होती है उनमें। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। भाषा का विकास भी हो जाता है। उसमें आधारभूत कौशलों की LSRW इनकी समझ हुई थी, इसमें भाषा का विकास होगा। नकारने की प्रवृत्ति, खोखली मित्रता पाई जाती है। खेलों में रुचि होती है और मूर्त चिंतन की योग्यता, जो चीज़ सामने है ना उसके ऊपर बच्चा सोच विचार कर सकता है। अमूर्त चिंतन नहीं होता, मूर्त चिंतन अभी ये कर सकता है। बाल्यावस्था से संबंधित कथन। बाल्यावस्था वह काल है जब व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य, आदर्श एक बड़ी सीमा तक निरूपित किए जाते हैं। किसने कहा है? ब्लेयर, जॉनसन एवं सिम्पसन ने। शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई और अवस्था नहीं है। किसने कहा है? ब्लेयर, जॉनसन एवं सिम्पसन ने। बाल्यावस्था मिथ्या एवं परिपक्वता का काल है। किसने कहा है? रोस ने। मिथ्या एवं परिपक्वता का काल रीस में आकर, यानी कि गुस्से में रोस ने कहा है। याद कर सकते हैं ऐसे इसको। बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है, किलपेट्रिक ने कहा था। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? कार्ल एवं ब्रूस ने कहा है। शायद ही कोई ऐसा खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक न खेलता हो। ऐसी स्ट्रेंज बात किसने कही है? स्ट्रेंग ने कही है। किशोरावस्था 13 से 18, एडोलसेंस। किशोरावस्था एडोलसेंस 13 से 18 वर्ष। किशोरावस्था को निम्न नामों से जान सकते हैं। जीवन का सबसे कठिन काल, आंधी तूफान की अवस्था। जीवन का सबसे कठिन काल होता है ये भाई, आंधी तूफान की अवस्था, यानी कि हमारे शरीर में बहुत से परिवर्तन होते हैं। और झंझावत की अवस्था भी कहते हैं, तनाव एवं संघर्ष की अवस्था भी कहते हैं। समस्याओं की आयु, हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हमें घेर लेती है इस अवस्था में। उलझन की अवस्था, बच्चा उलझा रहता है, किसी से राय नहीं ले सकता। द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था, तीसरी अवस्था है ना ये, 1, 2 और 3, तीसरी है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में क्या होता है? मानसिक सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास, ये सब तेज गति से होते हैं। द्रुत विकास की अवस्था, तारुण्य विकास की लहर। परिवर्तन की अवस्था है, इसमें बहुत सारे हमारे शरीर में शारीरिक परिवर्तन होते हैं।
किशोरों में दाढ़ी मूंछ खाना, लड़कियों की आवाज़ पतली हो जाना, ये सब परिवर्तन इसी अवस्था में होते हैं। अवास्तविकताओं की आयु, बच्चा है वो कल्पनाओं में जीता है अवास्तविकता में। तार्किक चिंतन की अवस्था, बच्चा तर्क वितर्क कर सकता है। स्वर्णकाल, ये एक स्वर्णकाल भी कहते हैं इसको, बसंत ऋतु, यानी कि प्रौढ़ावस्था और बाल्यावस्था के बीच की अवस्था है, संक्रमण की अवस्था है, बसंत ऋतु भी कहते हैं इसे। और अस्पष्ट व्यक्तिक स्थिति, बच्चे को अपनी स्थिति पता नहीं होती है कि वो किस क्षेत्र में जाने के लिए बना है। मान लीजिए जॉब के मामले में समझ लीजिए आप कि वो कौन सा संकाय लेगा 12वीं के बाद, क्या करेगा, क्या पढ़ेगा, इस तरीके से उसे भविष्य की चिंता सताने लगती है। अस्पष्ट व्यक्तिक स्थिति। विशिष्टता की खोज का समय, किशोरावस्था में विकासात्मक कार्य एवं विशेषताएं। चहुमुखी विकास अर्थात शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, ये चारों विकास इकट्ठे ही होते हैं इस अवस्था में। बुद्धि का अधिकतम विकास, तीसरी अवस्था है, इसमें बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है, इसके बाद नहीं होता। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता, दोस्ती यारी इस अवस्था में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। कल्पना का बाहुल्य, बच्चा है वो कल्पना में ज़्यादा जीता है इस अवस्था में। दिवा स्वप्न की अवस्था, वही कल्पना वाली बात। वीर पूजा, नायक पूजा, कोई एक अभिनेता या अभिनेत्री को मुख्य मान लेते हैं और फिर उसके जैसा ही बनने की कोशिश करते हैं, वो वीर पूजा, नायक पूजा कहलाता है। आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा प्यारी होती है इस अवस्था में। पीढ़ियों में अंतर के कारण विचारों में मतभेद पाया जाता है। बूढ़े और किशोरों में मतभेद पाया जाता है। समायोजन का अभाव पाया जाता है, समायोजन नहीं कर सकते। मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह की स्थिति, अपराध प्रवृत्ति का विकास इसी अवस्था में होता है। स्वतंत्र निर्णय क्षमता, वो खुद अपने निर्णय लेने का प्रयास करते हैं। स्वतंत्र सोच का विकास। ईश्वर एवं धर्म में विश्वास या अविश्वास, या तो वो ईश्वर और धर्म में ज़्यादा विश्वास करेंगे या फिर विश्वास करेंगे नहीं, बीच की अवस्था नहीं होती। समाज सेवा एवं देशभक्ति की भावना होती है। विचारों एवं संवेगों में परिपक्वता आ जाती है। संवेगात्मक परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। अपनों से बिछुड़ने का गम भी होता है। समवयस्क समूह भावना, समवयस्क समूह भावना, लड़के लड़कियों का इकट्ठा ग्रुप भी हो सकता है इस अवस्था में। नेतृत्व का विकास, बच्चा नेतृत्व करना सीख जाता है। स्वयं पहचान, स्वयं की पहचान बनाने की कोशिश करता है इस अवस्था में। आत्म चेतना की भावना, आत्म संप्रत्यय की भावना, खुद के प्रति कॉन्सेप्ट। आत्मनिर्भर बनने की इच्छा, स्वयं ऐसे सोचता है कि मैं कमाने लग जाऊं, मैं अपना खर्चा खुद निकाल सकता हूं, ये सब चीज़ें, या कोई जॉब लग जाऊं, ये सब चीज़ें आत्मनिर्भर बनने की इच्छा किशोरावस्था में होती है। व्यवसाय चुनाव की चिंता कि क्या जॉब करूंगा, क्या काम करूंगा, ये सब चिंताएं इस अवस्था में होती है। अमूर्त चिंतन की योग्यता, जो चीज़ हमारे सामने नहीं है ना, उसके ऊपर भी चिंतन कर सकता है इस अवस्था में। काम प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है इस अवस्था में। आत्मनिर्भरता बनाम निर्भरता, आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद, अध्ययन के प्रति गंभीर होते हैं इस अवस्था में। सौंदर्य के उपासक होते हैं। हेयर स्टाइल, कपड़े, सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं इस अवस्था में। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, लड़के लड़कियों में आकर्षण का भाव पाया जाता है इस अवस्था में। स्थिति एवं महत्व की अभिलाषा, माता पिता से अधिक हम उम्र को महत्व देना। माता पिता की बात नहीं मानेगा, लेकिन जो दोस्त कहेगा वो सबसे ऊपर है। मित्र संस्कृति अपनाना, किशोरों की वाणी में कर्कशता एवं भारीपन और किशोरियों की वाणी में मधुरता एवं कोमलता आ जाती है। समस्यात्मक बालक, जीवन साथी के चुनाव की समस्या, इसी अवस्था में जीवन साथी के चुनाव की समस्या भी आ जाती है। मादक पदार्थों के सेवन करने की, नशा करने लग जाते हैं युवक, तो वो किशोरावस्था की समस्या है। वित्तीय समस्या, पैसे की समस्या आ सकती है। आत्महत्या, अगर बच्चा ज़्यादा ही टेंशन में है तो वो आत्महत्या भी कर सकता है। किशोरावस्था से संबंधित कथन, किशोरावस्था को प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल कहा है स्टैनली हॉल ने। किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं, वो अकस्मात होते हैं, स्टैनली हॉल ने कहा है। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषता होती है, वैलेंटाइन ने कहा है। घनिष्ठ मित्रता, वैलेंटाइन। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, वैलेंटाइन ने कहा है। किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण एवं पोषण करते हैं, रोस ने कहा है। शिशु के समान किशोरों को वातावरण से समायोजन करने का कार्य पुनः आरंभ करना होता है इस अवस्था में। जैसे शिशु का जन्म होता है ना, उसके बाद वो नए वातावरण में आकर के समायोजित होता है, वैसे ही किशोरों को पुनः समायोजित होना पड़ता है इस अवस्था में। ये किसने कहा है? रोस ने कहा है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किलपैट्रिक ने कहा है। किशोरावस्था शेषावस्था की पुनरावृत्ति है, जॉनसन ने कहा है। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं, जो उन्हें स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। ये सब किसने कहा है? कॉल सैनिक ने कहा है। कॉल सैनिक। किशोरावस्था में आहार संबंधित विकार, ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसमें क्या होता है? अंडरवेट होता है, बच्चा है वो अंडरवेट होगा, यानी कि सामान्य से वजन है वो कम होगा।
इस रोग से पीड़ित व्यक्ति का वजन सामान्य से कम होता है, इसके बावजूद भी इस डर से कि वजन न बढ़ जाए भूखा रहना स्टार्ट कर देता है और काम की मात्रा में कटौती भी करने लग जाता है। बुलिमिया नर्वोसा दूसरा डिसऑर्डर है, वो बुलिमिया नर्वोसा है। नॉर्मल वेट होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति अधिक खा लेगा, लेकिन फिर उसे डर सताता है कि कहीं वजन न बढ़ जाए, तो उस खाने को उगल देता है, उल्टी कर देता है। ऐसा व्यक्ति वजन पर नियंत्रण करने के लिए उल्टियाँ करता है, अनावश्यक दवाइयों का सेवन करता है। तो ये बुलिमिया नर्वोसा की स्टेज है। उसके बाद है तीसरा विकार है, वो है बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर ओबेसिटी। जब तक कुछ हो ना जाए ना तब तक खाता रहेगा ये। बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर ओबेसिटी ओवरवेट। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति तब तक खाया जाता है जब तक उसे कोई समस्या उत्पन्न न हो जाए। ऐसे व्यक्ति अधिक खाने की आदत पर नियंत्रण करने तथा वजन पर नियंत्रण करने में असमर्थ होते हैं। भोजन संबंधित विकार लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में अधिक होते हैं। तो ये जो डिसऑर्डर है ना, ये लड़कों की बजाय लड़कियों में ज़्यादा होते हैं। विकास के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। पहला विकास का सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड का। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, ये भी सिगमंड फ्राइड का। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एरिक एरिक्सन का। पारिस्थिति परक सिद्धांत यूरिन ब्रॉनफ्रेंडबरेनर और संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे का। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत वाइगोत्स्की का भी है। और नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग का है और नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का भी है। तो ये एक सिद्धांत दो व्यक्तियों के भी हैं। भाषा विकास सिद्धांत है वह नोम चॉम्स्की का है। तो एक एक सिद्धांत को आगे पढ़ेंगे, सभी सिद्धांतों की बात करेंगे। पहला है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, फिजिको एनालिटिकल थ्योरी। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसके जनक कौन है? सिगमंड फ्राइड। इस सिद्धांत के मुख्य रूप से तीन पहलू हैं। एक तो स्थलाकृतिक या आकारात्मक संरचना, एक गत्यात्मक संरचना या संरचनात्मक संरचना और एक मनोलैंगिक विकास। स्थलाकृतिक में क्या होता है? एक तो होता है इड, एक होता है ईगो, एक होता है सुपर ईगो। गत्यात्मक, इसमें चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। इसमें चेतन, अचेतन और अर्धचेतन होगा। और मनोलैंगिक विकास सिद्धांत आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्थलाकृतिक संरचना। स्थलाकृतिक संरचना, स्थलाकृतिक संरचना के अंतर्गत सिगमंड फ्राइड ने मन की तीन दशाएं बताई हैं। कौन कौन सी? स्थलाकृतिक संरचना में चेतन, अचेतन और अर्धचेतन आएगा। और ये गत्यात्मक वाला ना, इसमें इड, ईगो और सुपर ईगो आएगा। पहले मैंने गलत बता दिया था। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, मस्तिष्क से जागृत अवस्था है। ये मस्तिष्क से जागृत अवस्था है चेतन माइंड, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। इसका संबंध वर्तमान और वास्तविकता से होता है, यानी कि व्यक्ति वास्तविकता में बात करेगा, इसमें जागृत होगा और तात्कालिक अनुभूतियों को प्रस्तुत करता है। वर्तमान कंडीशन वास्तविकता से संबंधित होगा तो तात्कालिक अनुभूतियों को प्रस्तुत करेगा। दूसरा होता है अचेतन मन। अचेतन मन क्या है? अनकॉन्शियस माइंड। कटु अनुभूतियों, दुखद बातों, दमित इच्छाओं का भंडार। जो दुखद कोई बात है हमारी या कोई दमित इच्छा है, उसको हम अपने मन में दबा देते हैं और धीरे धीरे बोलने की कोशिश करते हैं, तो वो इस अचेतन मन में चली जाती हैं। पूर्व अनुभवों का भंडार, कोई चीज़ हमने सीखी है और धीरे धीरे हमने उसकी प्रैक्टिस छोड़ दी, भूल गए, तो वो चीज़ इस अचेतन मन में चली जाएगी। असामाजिक अनैतिक कामों की इच्छाओं का भंडार, वो सब चीज़ें इसी में होगी और यह व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर होता है। इसमें चीज़ें जो चली जाती है वो बाद में वापस भी आ जाती हैं अचेतन मन में। यह चेतन मन के ठीक विपरीत है। चेतन मन के ठीक विपरीत है। सिगमंड फ्राइड ने इसे सबसे महत्वपूर्ण माना है। महत्वपूर्ण क्यों माना है? अगर हम कोई दुखद बात है उसे भुला ही नहीं पा रहे तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। तो सिगमंड फ्राइड ने इसको अच्छा बताया कि भूल जाते हैं और नई शुरुआत कर सकते हैं आगे। अर्धचेतन मन, अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड। ये अचेतन और अर्धचेतन दोनों के बीच की अवस्था है, बीच की स्टेज है। याद की हुई बातों को, अनुभवों को अचानक भूल जाना, अटक जाना, हकला जाना, लेकिन प्रयास करने पर उन बातों को याद आ जाना, उन सभी बातों का चेतन मन में उपस्थित होना, अर्धचेतन मन, अवचेतन मन का काम होता है। ये उन चीज़ों को हमारे चेतन मन में लेकर आता है। गत्यात्मक संरचना, उसके बाद है गत्यात्मक संरचना। गत्यात्मक संरचना के अंतर्गत सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के तीन प्रकार बताए हैं। एक तो इड, दूसरा ईगो और तीसरा सुपर ईगो। इड है वो जन्मजात होता है, इदम कहते हैं इसे, जन्मजात होता है। ये सुखवादी सिद्धांत है, इसमें व्यक्ति सुख ही सुख चाहता है, ये जन्मजात होता है। जैविक पक्ष होता है, इच्छाओं का भंडार ग्रह होता है। अचेतन मन से संबंधित होता है। अवचेतन, अर्धचेतन, अचेतन। एक होता है चेतन, एक होता है अर्धचेतन और एक होता है अचेतन।
तो ये अचेतन मन से संबंधित है। अनैतिक और अपराध कार्य इसी से होते हैं। दमित इच्छाओं का भंडार ग्रह होता है ये। पशु प्रवृत्ति पाई जाती है। व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। डेविल इन पर्सन, मनुष्य के अंदर दानव वाली कंडीशन होती है। काम प्रवृत्ति से युक्त होता है, काम प्रवृत्ति हावी होती है इसमें इड की स्थिति में। कुसुम आयोजन के लिए जिम्मेदार होता है, ये कुसुम आयोजन के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरी कंडीशन है ईगो, ये होता है अहम, हिंदी में इसे अहम कहते हैं। 1-2 वर्ष से शुरू होता है। वास्तविक सिद्धांत होता है, जो चेतन वाली स्टेज है ना, वो इसमें होती है ईगो में। वास्तविक सिद्धांत रियल लाइफ में काम करता है। जो मनोवैज्ञानिक पक्ष होता है, चेतन मन से संबंधित होता है। इड और सुपर ईगो इन दोनों के बीच संतुलन का काम करता है। इड भी खतरनाक है और सुपर ईगो भी खतरनाक है, लेकिन ईगो है ना, ये इन दोनों के बीच संतुलन का काम करता है। व्यक्तित्व का कार्यपालक है। मैन इन मैन, मनुष्य के अंदर मनुष्य ही होता है, जबकि इड में क्या था, मनुष्य के अंदर दानव। ये एक समायोजन की अवस्था है। सुपर ईगो परम अहम 5 से 6 वर्ष से। आदर्शवादी सिद्धांत, इसमें क्या है, खोखले आदर्श ही आदर्श होते हैं। वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता है। सामाजिक पक्ष, आध्यात्मिकता की ओर रुझान, मतलब बंदा ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का भी हो सकता है इसमें। नैतिक और आदर्शवादी बातें, मोटे मोटे आदर्शों की बात करेगा। अवास्तविकता, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। एंजल इन पर्सन, मनुष्य के अंदर देव, वो बड़ी बड़ी बातें करेगा, देवताओं वाली, देवदूत। आदर्शों की अधिकता कुसुमायोजन के लिए जिम्मेदार होती है। ज़्यादा आदर्शवादिता भी काम की नहीं होती, उससे व्यक्ति कुसुमायोजित हो जाता है, और ऐसी कंडीशन होती है सुपर ईगो में। सिगमंड फ्रायड ने 2 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। सिगमंड फ्रायड ने 2 मूल प्रवृत्तियां बताई है, उनकी चर्चा करेंगे। जीवन मूल प्रवृत्ति जिजीविषा, जिसे इरोस बोलते हैं। मृत्यु मूल प्रवृत्ति है, उसे थानाटोस, मुमूर्षा कहते हैं। स्वमोह नार्सिसिज्म, अपने आप से प्रेम करने और अपने आप में मस्त रहने की क्रिया को नार्सिसिज्म कहते हैं। यह प्रवृत्ति शेष अवस्था में सर्वाधिक पाई जाती है। बच्चा अपने आप में बिजी रहता है, खेलता रहता है अकेला ही। ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि, सिगमंड फ्रायड के अनुसार लड़कों में ओडिपस ग्रंथि, जिसे मात्र ग्रंथि भी कहते हैं, वो इस ग्रंथि के कारण वे अपनी माँ से अधिक प्रेम करते हैं। और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि, पितृ ग्रंथि होती है, उसके कारण वे अपने पिता से अधिक प्रेम करती हैं। लिबिडो, लिबिडो, सिगमंड फ्रायड ने काम प्रवृत्ति को लिबिडो नाम दिया है। उनके अनुसार एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, और यदि इस प्रवृत्ति का दमन करने का कोशिश करेंगे ना, तो व्यक्ति अपने आप कुसुमायोजित हो जाएगा। शेषव का मुक्ता, शेषव का मुक्ता पर सिगमंड फ्रायड और उनके शिष्य युंग, इन दोनों के बीच मतभेद भी होता है। शेषव का मुक्ता मतभेद के उपरांत युंग है, वो एक अलग सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, जिसे विश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं। और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड का है, विश्लेषणात्मक युंग का है। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, ये सिगमंड फ्रायड का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत मुख्य यही है। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, सिगमंड फ्रायड के अनुसार बालक के विकास पर उसकी काम प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ता है। बालक के विकास पर उसकी काम प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ता है। उसके अनुसार काम प्रवृत्ति जन्म से पाई जाती है। भिन्न भिन्न अवस्थाओं में इसका स्वरूप अलग अलग होता है। प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति अलग अलग कामुकता क्षेत्र के माध्यम से लैंगिक संतुष्टि प्राप्त करता है, और इसी आधार पर सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत को 5 अवस्थाओं में बांटा है। अवस्था, उसकी अवधि, कामुकता का क्षेत्र, फिर मुख्य विकास किस चीज़ का होगा, और स्थिरीकरण किस चीज़ का होगा। सबसे पहली स्टेज है मुख्य अवस्था, दूसरी है गुदीय, तीसरी है लैंगिक अवस्था, और चौथी है आपकी अदृश्य अवस्था या प्रसुप्ति अवस्था, और 5वीं है जन्नेन्द्रिय अवस्था। पहली अवस्था की बात करते हैं, जिसमें आएगी आपकी मुख्य अवस्था, ओरल स्टेज। इसमें क्या होता है, बच्चा 0 से लेकर के या 1 माह से लेकर के 18 माह तक, यानी कि 12 और 6 18, 1.5 साल तक, 1 से 1/2 वर्ष तक ये अवस्था रहती है। इसमें मुख्य कामुकता का क्षेत्र होता है मुख, जिसमें चूस कर, काट कर, चबाकर, प्रत्येक चीज़ को मुंह में डालकर लैंगिक संतुष्टि प्राप्त करता है। जो भी चीज़ दोगे बच्चे को मुंह में डाल देगा भाग के। स्तनपान छुड़ाना, इस क्रिया में मुख्य विकास क्या होता है, मेजर डेवलपमेंट क्या होता है, स्तनपान छुड़ाने की कोशिश करेंगे। वीनिंग, स्थिरीकरण, अगर इसमें ज़्यादा स्थिरीकरण हो जाए तो बच्चा धूम्रपान करना, अधिक बोलना, च्युइंगम चबाना, ये सब क्रियाएँ सीख जाता है भविष्य में। गुदीय अवस्था दूसरी है एनल स्टेज, जो आपकी 1.5 से 3 वर्ष तक होती है। इसमें कामुकता क्षेत्र होता है गुदा, मलमूत्र संबंधित क्रियाओं में बच्चा आनंद लेता है। अगर उसका मलमूत्र विसर्जन का प्रशिक्षण दिया जाता है, अगर ये चीज़ ना की जाए तो स्थिरीकरण हो जाएगा। अव्यवस्थित और अति व्यवस्थित व्यवहार, जिद्दी, आक्रामक और धारणात्मक हो जाता है बच्चा। तीसरी है लैंगिक अवस्था, जो 3 से 5 वर्ष की अवस्था में होती है। कामुकता क्षेत्र होता है लैंगिक अंग या जनन अंग,
ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि का समाधान किया जाता है। मात्र और पित्र ग्रंथियों का समाधान किया जाता है। अगर इनका समाधान न किया जाए तो स्थिरीकरण होगा, यौन रोग से ग्रसित होगा या यौन अक्षमताएं पाई जाएगी। चौथी अवस्था है अदृश्य अवस्था, प्रसुप्ति अवस्था या सुप्तावस्था। ये होती है 5 से 12 वर्ष की आयु में। कामुकता क्षेत्र अन्य रूपों में मार्गांतरीकरण हो जाता है उनका। खेल, पेंटिंग, रचनात्मक कार्य, इनके अंदर ज़्यादा ध्यान देता है बच्चा, और रक्षात्मक युक्तियों की उत्पत्ति, मार्गांतरीकरण हो जाएगा, और ये स्थिरीकरण में कुछ नहीं होगा। फिर जनेंद्रिय अवस्था 12 के बाद। लैंगिक अंग कामुकता क्षेत्र होते हैं, जनन अंग, और लैंगिक परिपक्वता संतानोत्पत्ति हेतु प्रयोग करते हैं। स्थिरीकरण में कुछ नहीं होता। स्थिरीकरण जब लैंगिक संतुष्टि आवश्यकता से अधिक या आवश्यकता से कम होती है तो व्यक्ति में कुछ गुण स्थायी हो जाते हैं, जिसे स्थिरीकरण कहते हैं। ये गुण वयस्क अवस्था में प्रदर्शित होते हैं बाद में। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की अवस्थाएं, अब उनकी व्याख्या है। ये 5 अवस्थाएं थी, उनकी व्याख्या है। लैंगिक संतुष्टि आवश्यकता से कम या अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाती है तो इसे स्थिरीकरण, फिक्सेशन कहते हैं। पहली है मुख्य अवस्था, ओरल स्टेज, 1 से 18 माह तक, 0 से 18 माह तक, या 1 से 18 माह तक, 1 से 1.5 वर्ष तक, कुछ भी बोल दो इसको। इस पहली अवस्था में बालक की काम प्रवृत्ति मुख क्षेत्र में केंद्रित रहती है। बालक चूसकर, काटकर, चबाकर, प्रत्येक चीज मुंह में डालकर लैंगिक संतुष्टि प्राप्त करता है। ऐसा होने पर वयस्क अवस्था में 2 प्रकार के व्यक्तित्व विकसित होते हैं। एक तो मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व और एक मुखवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व। अगर इस चीज़ का स्थिरीकरण हो जाए तो व्यक्ति वयस्क अवस्था में धूम्रपान अधिक करेगा, या कुछ न कुछ च्युइंगम वगैरह चबाता रहेगा, लगातार कुछ न कुछ खाता रहेगा, या ज़्यादा बोलेगा। प्रशिक्षण क्या होता है इसका? इन सब से बचने के लिए क्या करेंगे? बच्चे को सही समय पर स्तनपान छुड़ाएंगे 1.5 वर्ष तक। फिर दूसरी स्टेज है गुदी अवस्था, एनल स्टेज, 18 माह से 3 वर्ष तक, 1.5 से 3 वर्ष तक। इस अवस्था में काम प्रवृत्ति गुदा क्षेत्र में केंद्रित हो जाती है, जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ निकालने के लिए मुख्य अंग होता है। इस अवस्था में बालक मल मूत्र संबंधित क्रियाओं में आनंद लेता है। इस अवस्था में बालक का मल मूत्र विसर्जन का प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर स्थिरीकरण हो जाता है तो इस अवस्था में लैंगिक संतुष्टि कम या अधिक होने पर व्यक्ति का व्यवहार अव्यवस्थित, अति व्यवस्थित या जिद्दी, आक्रामक या धारणात्मक बन जाता है। तीसरी स्टेज है वो लैंगिक अवस्था है, पहली स्टेज 3 से 5 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। काम प्रवृत्ति लैंगिक क्षेत्र में विद्यमान रहती है। इस अवस्था में लड़कों में मात्र मनोग्रंथियों का होने के कारण वे अपने माँ से अधिक प्रेम, लड़कों में मात्र मनोग्रंथि होने के कारण माँ से अधिक प्रेम, पिता में, लड़कियों में पितृ मनोग्रंथि होने के कारण वे अपने पिता से अधिक प्रेम करती है, लेकिन बाद में इन ग्रंथियों का समाधान हो जाता है। स्थिरीकरण, इस अवस्था में अगर स्थिरीकरण हो जाता है कम या अधिक मात्रा में लैंगिक संतुष्टि होने पर वयस्क अवस्था में व्यक्ति यौन रोग से ग्रस्त हो जाता है। चौथी अवस्था है अदृश्य अवस्था या प्रसुप्ति अवस्था, सुप्तावस्था, लेटेंसी स्टेज, 5 से 12 वर्ष। इस अवस्था में काम प्रवृत्ति अदृश्य हो जाती है, शरीर के किसी भी भाग में विद्यमान नहीं होती है। शरीर का कोई भी अंग कामुकता का क्षेत्र नहीं होता है। इस अवस्था में काम प्रवृत्ति अन्य रूपों में प्रदर्शित होती है, जैसे खेल में, पेंटिंग में, डांस में, रचनात्मक कार्यों में प्रदर्शित होती है, अर्थात काम प्रवृत्ति का मार्गांतरीकरण हो जाता है। इस अवस्था में कोई स्थिरीकरण नहीं होता है। उसके बाद है जनेंद्रिय अवस्था, 5वीं अवस्था है जनेंद्रिय अवस्था, जेंटल स्टेज, 12 वर्ष के बाद। इस अवस्था में भी कामुकता क्षेत्र लैंगिक अंग सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, क्योंकि व्यक्ति में लैंगिक परिपक्वता आ जाती है। व्यक्ति विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होता है। काम प्रवृत्ति का प्रयोग संतानोत्पत्ति हेतु किया जाता है और इस अवस्था में कोई भी स्थिरीकरण नहीं होता है। दूसरा सिद्धांत है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, एरिक एरिक्सन। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसका है? मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एरिक एरिक्सन का है, जिसे जीवन विस्तार सिद्धांत भी कहते हैं, जीवन अवधि सिद्धांत भी कहते हैं, पहचान की खोज, पहचान का संकट सिद्धांत भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक कौन है? एरिक एरिक्सन है। एरिक्सन को नव्य फ्रायडवादी माना जाता है, क्योंकि एरिक्सन सिगमंड फ्रायड के विचारों से काफ़ी हद तक सहमत थे, लेकिन एक बात पर सहमत नहीं थे जिस पर युंग सहमत नहीं था। एरिक्सन का मानना था कि बालक के विकास पर काम प्रवृत्ति का प्रभाव नहीं बल्कि सामाजिक अनुभूतियों का प्रभाव पड़ता है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत इसीलिए तो कहा है, सामाजिक अनुभूतियों पर बल देगा ये बंदा। एरिक्सन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के अंतर्गत मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की 8 अवस्थाएं बताई है। एरिक एरिक्सन ने कितनी अवस्थाएं बताई है? 8 अवस्थाएं बताई है, जो द्विध्रुवीय है, बाइपोलर है। एक सकारात्मक तो दूसरा ध्रुव है वो नकारात्मक स्थिति को प्रदर्शित करता है।
मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की अवस्थाएं 0 से 1.5 वर्ष तक, ये होता है शेष अवस्था का काल। इसमें बच्चा या तो विश्वास करेगा या अविश्वास करेगा, ट्रस्ट वीएस मिसट्रस्ट। फिर 1.5 से 3 वर्ष प्री बाल्यावस्था होती है, या तो बच्चा स्वतंत्रता से कुछ काम करेगा या उसे संदेह रहेगा। 3 से 5 वर्ष की अवस्था है वो पूर्व बाल्यावस्था होती है, आत्मबल बनाम अपराध भाव, पहल बनाम दोष। 5 से 12 वर्ष की अवस्था परिश्रम बनाम हीनता। 12 से 18 वर्ष की अवस्था किशोरावस्था, पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व, पहचान बनाम संभ्रांति। 18 से 35 वर्ष पूर्व वयस्क अवस्था, घनिष्ठता बनाम अलगाव का भाव पाया जाता है इस अवस्था में। 35 से 55 वर्ष मध्य वयस्क अवस्था, उत्पादकता निष्क्रियता जनात्मकता बनाम स्थिरता। 55 के बाद ईमानदारी बनाम निराशा। उत्तर वयस्क अवस्था होती है, संपूर्णता बनाम निराशा। सामाजिक सांवेगिक विकास का पारिस्थितिक सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है वो सामाजिक सांवेगिक विकास का पारिस्थितिक सिद्धांत, यूरीन ब्रॉनफ्रेंड-ब्रेनर, जिसके प्रवर्तक कौन है? यूरीन ब्रॉनफ्रेंड-ब्रेनर। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक सांवेगिक विकास का पारिस्थितिक सिद्धांत, एजुकेशन इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। इसके प्रवर्तक कौन है? यूरी ब्रॉनफ्रेंड-ब्रेनर। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है। पारिस्थितिकी क्या है? जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों का, मतलब जीवों का या उनके समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एक जीव का वातावरण के साथ क्या संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी जीव विज्ञान इस शाखा में। पारिस्थितिकी को एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। पारिस्थितिकी है, इसे एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार हम हमारे जीवन में अलग अलग वातावरण का सामना करते हैं। हम अपने जीवन में अलग अलग वातावरण का सामना करते हैं जो कि हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। हम भी अलग अलग वातावरण में अलग अलग व्यवहार करते हैं और इससे हमारा जीवन प्रभावित भी होता है। अलग अलग वातावरण में अलग अलग तरीके से अलग अलग वातावरण की व्याख्या करते हुए इस सिद्धांत को 5 मंडलों के द्वारा समझाया गया। यूरीन ब्रॉनफ्रेंड-ब्रेनर है, इन्होंने 5 मंडल दिए हैं। जैसे बालक बड़ा होता है, समाज के व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करता है जो उसके विकास को प्रभावित करते हैं। वो समाज में परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करेगा, इस चीज़ का अध्ययन इन्होंने किया है। 5 मंडल दिए हैं। एक तो ऊपर कर लेते हैं इसको थोड़ा। पहला है जिसमें लघु मंडल। लघु मंडल बोले तो माइक्रो सिस्टम, जैसे माता पिता शिक्षक संगी साथी, जो मतलब उनके प्रतिदिन उनके आसपास रहते हैं लगभग, वो है इसमें। जैसे माता पिता शिक्षक संगी साथी, ये लघु मंडल है, माइक्रो सिस्टम है। उसके बाद मध्य मंडल, लघु मंडल के कारकों का आपसी संबंध, जो माता पिता का संबंध है ना वो मध्य मंडल में आएगा, और माता पिता का शिक्षक के साथ है वो मध्य मंडल में आएगा, बच्चे का संगी साथियों के साथ है तो वो भी इस मध्य मंडल में आएगा। तो लघु मंडल के कारकों का आपसी संबंध है, या अपने दोस्त हैं और अपने माता पिता, इनका संबंध है, वो इस मध्य मंडल में आएगा। तो ये मध्य मंडल है जिसे मीसो सिस्टम कहते हैं। फिर आता है बाह्य मंडल, एक्सो सिस्टम। इसमें क्या है, बाहर वाले आते हैं, जैसे पड़ोसी, जनसंचार के माध्यम हो गए जैसे टीवी रेडियो इत्यादि, पारिवारिक मित्र हो गए, माता पिता का कार्यस्थल है जो ज़्यादा मतलब दूर हो गया अपने से, माता पिता तक ठीक है, उसके बाद माता पिता का कार्यस्थल, वो बाह्य मंडल में आएगा। वृहत मंडल में मूल्य रीति रिवाज परंपराएं, ये सब किस में आते हैं? वृहत मंडल मैक्रो सिस्टम में आते हैं। फिर घटना मंडल, क्रोनो सिस्टम, जीवन क्रम की घटनाएं, जैसे माता पिता में से या तो माता पिता की मृत्यु हो जाना, या कोई आर्थिक आघात, बड़ी पैसे की चोट लगना, मतलब घाटा लग जाना, ये सब चीज़ें, या फिर माता पिता का तलाक हो जाना, ये सब घटना मंडल के आता है, घटना मंडल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जो किसने दिया है? जीन पियाजे ने। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, या विकासात्मक सिद्धांत या विकासी अवस्था का सिद्धांत। प्रवर्तक कौन है इसके? जीन पियाजे हैं, पियाजे साहब इसके प्रवर्तक हैं। सर्वप्रथम स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। किसने? जीन पियाजे ने। संज्ञानात्मक पक्ष है, संज्ञान पक्ष है, उसका क्रमबद्ध और वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। संज्ञान प्राणी का वह ज्ञान है जिसे वह वातावरण, उद्दीपक जगत या बाह्य जगत के माध्यम से सीखता है। बच्चा वातावरण से जो कुछ भी सीखता है ना, ग्रहण करता है, उसे संज्ञान कहते हैं। बालक जैसे जैसे बड़ा होता है, वातावरण के साथ अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के द्वारा संज्ञान का विकास होता है। उसमें संज्ञान के अंतर्गत अवधान, ध्यान केंद्रित करना, स्मरण, कोई चीज़ को याद करना, अधिगम, कोई चीज़ का स्थायी परिवर्तन होना,
व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होना, कल्पना, चिंतन, कोई चीज़ पर सोच विचार करना, निरीक्षण, उसका अवलोकन करना, वर्गीकरण, उसको अलग अलग भागों में बांटना, समस्या समाधान, कोई समस्या का समाधान करना, संप्रतीकरण, कोई कॉन्सेप्ट का निर्माण होना, प्रत्यक्षण आदि मानसिक क्रियाएं सम्मिलित की जाती है। किसमें? संज्ञान में। ये क्रियाएं परस्पर अंतर संबंधित होती हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। संज्ञान पक्ष पर बल किसने दिया है? जीन पियाजे ने, और उसी के आधार पर इस सिद्धांत का निर्माण किया है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। इसलिए जीन पियाजे को क्या कहा जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इसीलिए जीन पियाजे को क्या? विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत को 4 अवस्थाओं में बांटा है या 4 अवस्थाओं के आधार पर समझाया है। पहली है संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था। पहली कौन सी है? संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था। सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष का बच्चा है वो इस अवस्था में होता है। जन्म के समय शिशु बाह्य जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है, यानी कि अनजान होता है। धीरे धीरे आयु वृद्धि के साथ साथ अपनी संवेदनाओं, ज्ञानेंद्रियों तथा शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता है। जन्म के समय शिशु अनभिज्ञ होता है, अनजान होता है, लेकिन धीरे धीरे अपनी आयु वृद्धि के साथ साथ संवेदनाओं, ज्ञानेंद्रियों, शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से वातावरण से ज्ञान को ग्रहण करता है। शिशु वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा, स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। ज्ञानेंद्रियां हैं वो सदैव सीखने का द्वार होती है। इस अवस्था में शिशु छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। जो सेंसरी मोटर स्टेज है, इसमें बच्चा छोटे छोटे शब्द हैं वो बोलने लग जाता है। शिशु का पहला सार्थक शब्द लगभग 12 महीनों में, कितने महीनों में? 12 महीनों में, 1 साल या 12 महीने, इसमें शिशु अपना पहला सार्थक शब्द बोलने लग जाता है। परिचितों के का मुस्कान के साथ स्वागत। जब भी कोई पहले मिला हुआ व्यक्ति उससे मिलेगा या परिवारजन कोई मिलेगा तो वो बच्चा मुस्कुराता है, और अपरिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन करता है, यानी कि अनजान व्यक्ति को देखकर बच्चा डर जाता है, डर का प्रदर्शन करना। इस अवस्था में प्रारंभ में वस्तु स्थायित्व का अभाव पाया जाता है। वस्तु स्थायित्व का अभाव पाया जाता है। जैसे अपनी कोई चीज़ ऐसे दूर फेंक करके बोलते हैं वो चीज़ गुम हो गई, तो वो बच्चा समझ लेगा कि गुम हो गई। लेकिन इसी अवस्था के अंत तक 18 से 24 माह में वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। अपने से बोलते हैं कि दूर घुमा करके और बोल देते हैं कि वो चीज़ गुम हो गई, तो बच्चे को पता है गुम नहीं हुई, इसने छुपाई है। तो वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है, अर्थात वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित होने लगता है, अर्थात छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालता है। वो कह देगा कि आपने वहाँ छुपाई है। इस अवस्था को खोजी अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं? खोजी अवस्था। संवेदी पेशीय जनित पेशीय अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज थी ये। उसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। प्राक संप्रत्यात्मक अवधि, जिसे प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड 2 से 4 वर्ष, प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड 2 से 4 वर्ष। अनुकरण, लिमिटेशन, इसमें प्राक संप्रत्यात्मक, इसमें एक तो बच्चा अनुकरण करता है 2 से 4 वर्ष की अवस्था में। इसमें बच्चा एक तो अनुकरण करेगा, एक प्रतिबिंब निर्माण या प्रतिबिंब रचना, इमेज फॉर्मेशन, कोई चीज़ है उसका वो इमेज फॉर्मेट, इमेज बना लेता है, ये चीज़ ऐसी है, इस तरीके से उसका माइंड में छाप लेता है अपने। जैसे गुड्डे गुड्डियों को, गुड्डे के खिलौने को छोटा भाई समझना, ये इमेज फॉर्मेशन का उदाहरण है। फिर जीववाद, एनिमिज्म। जीववाद क्या है? निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन को जीववाद कहते हैं। जैसे बालक कहेगा कि आज सूरज बड़ा उदास है, वो उसको जीवित मानता है। उसके बाद है आत्म केंद्रित, आत्म केंद्रित या अहंवादी या स्व केंद्रित। इस अवस्था में बच्चा स्व केंद्रित अहंवादी होता है। बालक केवल स्वयं की बातें करता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है। बालक अपने तथा दूसरे के नज़रिए में अंतर करने में असमर्थ होता है, अपने और दूसरे के नज़रिए में अंतर करने में असमर्थ होता है। दूसरी स्टेज इसकी अंतर्दर्शी, अंतर्ज्ञान अवधि। पहली कौन सी थी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्राक संप्रत्यात्मक अवधि 2 से 4 वर्ष की, और ये है 4 से 7 वर्ष की। अंतर्दर्शी अंतर्ज्ञान अवधि 4 से 7 वर्ष की। इस अवस्था में बालक अपने अंदर उठे सभी प्रश्नों के जवाब जानना चाहता है। बच्चा है वो जिज्ञासु होता है, जो भी मन में प्रश्न आएगा उसका उत्तर जानना चाहेगा, इसीलिए इसे प्रश्न पूछने की अवस्था कहते हैं। 4 से 7 नाम है इसका अंतर्दर्शी अंतर्ज्ञान अवधि, इनिट्यूएटिव पीरियड। इस अवस्था में शिशु अक्षर लिखना, गिनती गिनना, वस्तुओं को क्रम से रखना, हल्के भारी का ज्ञान होना, माता पिता की आज्ञा मानना, घर के छोटे छोटे कामों में मदद करना, जोड़ बाकी गुणा भाग का सहज ज्ञान हो जाता है, लेकिन वह तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता है। इसीलिए इसे तार्किक अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। इनिट्यूएटिव पीरियड है, इसको क्या बोलते हैं? अतार्किक चिंतन की अवस्था। अंतर्दर्शी अंतर्ज्ञान अवधि 4 से 7 वर्ष की आयु में बच्चा अतार्किक चिंतन
इसमें पाया जाता है, वो तर्क वितर्क नहीं कर सकता। इस अवस्था में अनुत्क्रमणशीलता पाई जाती है, अनुत्क्रमणशीलता पाई जाती है, इसलिए अपलटावी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अनुत्क्रमणशीलता क्या होती है? जैसे वो 2 × 3 बता देगा कि 6 होता है, लेकिन उसको बोलेंगे 3 × 2 क्या होता है, तो वो नहीं बता पाएगा। ये अनुत्क्रमणशीलता है, इरिवर्सिबिलिटी पाई जाती है। मूर्त स्थूल ठोस संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी स्टेज है वो मूर्त स्थूल ठोस संक्रियात्मक अवस्था है। 2 से 4 और 4 से 7 ये दोनों हो गई। उसके बाद है मूर्त स्थूल ठोस संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, बच्चा तर्क वितर्क कर सकता है। इस अवस्था में 7 से 11 में क्या कर सकता है, तर्क वितर्क कर सकता है, लेकिन बालक का चिंतन केवल मूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक सीमित रहता है। इसमें क्या होता है, जो चीज़ अपने सामने है ना, जो अपने सामने है, मूर्त रूप में है, उसके ऊपर तर्क वितर्क कर सकता है, वो तार्किक चिंतन पाया जाएगा। लेकिन जो चीज़ सामने नहीं है उसके ऊपर नहीं कर सकता। 7 से 11 में बालक अपने सामने उपस्थित दो वस्तुओं के बीच तुलना करना, अंतर करना, समानता असमानता, सही गलत, उचित अनुचित, इनमें विभेद करना सीख जाता है। इसीलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से जानते हैं, मूर्त स्थूल ठोस संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बालक दिन तारीख महीना, इस अवस्था में बालक दिन तारीख महीना वर्ष आदि समय आदि बताने के योग्य हो जाता है। उत्क्रमणशीलता रिवर्सिबिलिटी पाई जाती है। तीसरी अवस्था में क्या होती है, रिवर्सिबिलिटी, यानी कि पलटावी अवस्था कह सकते हैं। 2 × 3 बता देगा कि 6 होगा, 3 × 2 भी बता देगा कि 6 होगा, तो रिवर्सिबिलिटी आ जाती है इसमें। बालक क्रमबद्ध चिंतन या कर्मानुसार व्यवस्थापन करने योग्य हो जाता है, अर्थात बालक में वस्तुओं को उनके आकार वजन के अनुसार व्यवस्थित करने, क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने की क्षमता आ जाती है। भाषा एवं संप्रेषण योग्यता में प्रवीणता आ जाती है, भाषा उसकी सुस्पष्ट हो जाती है, संप्रेषण योग्यता में भी प्रवीणता आ जाती है। इस अवस्था के अंत तक बालक में तर्क जिज्ञासा निरीक्षण क्षमता का विकास हो जाता है। इस अवस्था के अंत तक बालक में एक तो तर्क जिज्ञासा निरीक्षण क्षमता का विकास हो जाता है, दूसरों के दृष्टिकोण को महत्व देता है तथा आत्म केंद्रितता का क्या करता है, त्याग करता है। इस अवस्था में मुख्य रूप से 3 संप्रदाय विकसित होते हैं। कितने संप्रदाय विकसित होते हैं? मूर्त स्थूल ठोस संक्रियात्मक अवस्था है, उसके अंदर एक तो संरक्षण, एक संबंध और एक वर्गीकरण। संरक्षण, संबंध रिलेशन और वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, 3 संप्रदायों का विकास होता है मुख्य रूप से। चौथी स्टेज है वो है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 वर्ष के बाद। 7 से 11 मूर्त स्थूल ठोस संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है वो 11 वर्ष के बाद। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने के योग्य हो जाता है, यानी कि जो चीज़ सामने नहीं है ना उसके ऊपर भी चिंतन करने लग जाता है। तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में मानसिक क्रियाओं का पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में क्या होता है, मानसिक क्रियाओं का पूर्ण विकास हो जाता है। किशोरों के चिंतन की वस्तुनिष्ठता तथा वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है। किशोरों के चिंतन की वस्तुनिष्ठता और वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कणा पाया जाता है, अर्थात किशोर समस्या उत्पन्न होने पर तर्कपूर्ण और क्रमबद्ध विचार करते हुए समस्या का समाधान ढूंढ लेता है और इसी को अपने परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कणा कहते हैं। जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यही सबसे बड़ा योगदान है। एक बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहते हैं कि जीन पियाजे शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहते हैं कि शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए, बालकों के अधिगम के लिए उचित वातावरण बनाना चाहिए। जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान के स्कीमा की भांति बताया है, बुद्धि की एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की है उन्होंने। जीन पियाजे ने शिक्षा के क्षेत्र में नवीन शब्दों का प्रयोग कर एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे कुछ शब्द हैं, पहला शब्द है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन स्कीमा है। मतलब जो आज तक अपने वातावरण से ज्ञान ग्रहण किया है उसको ऑल ओवर रूप में क्या बोलेंगे, स्कीमा बोलेंगे। मानसिक संरचना की व्यवहारगत समांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में स्कीमा कहलाती है, अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। अनुकूलन, इसके अंतर्गत 3 दशाएं होती है। अनुकूलन के अंतर्गत कितनी दशाएं होती है, 3। आत्मीकरण समावेशन, एशमिलेशन, समस्या समाधान के लिए पूर्व अनुभवों विचारों अवधारणाओं का सहारा लेना, ये आत्मीकरण या समावेशन कहलाता है। समस्या समाधान, कोई समस्या है उसके समाधान के लिए हम अपने पूर्व अनुभव है ना उनका उपयोग करेंगे, विचारों का उपयोग करेंगे, अवधारणाओं का उपयोग लेंगे, तो वो आत्मीकरण या समावेशन कहलाता है। समंजन या समायोजन, अपनी पूर्व अनुभवों एवं अवधारणाओं में परिवर्तन करके
नए वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करते हैं उसे समंजन कहते हैं या समायोजन कहते हैं। फिर आता है संतुलन। संतुलन या साम्य धारण ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा आत्मीकरण व समंजन के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके। आत्मीकरण यानी कि पूर्व अनुभवों का विचारों का प्रयोग करते हुए समायोजन करना संतुलन या साम्य धारण कहलाता है। पुराने विचारों और नई धारणाओं के बीच क्या संतुलन स्थापित करना। फिर संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। एक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे ने। और दूसरा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया है वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने सामाजिक कारक एवं संस्कृति पर ज़्यादा बल दिया है, सामाजिक अंतःक्रिया पर बल दिया है। ZPD, स्कैफोल्डिंग, MKO ये इनके सिद्धांत के तत्व हैं। एक भाषा एवं विचार। सामाजिक कारक एवं संस्कृति पहला तत्व है इनके सिद्धांत का। वाइगोत्स्की का मानना है कि बालक के विकास पर सामाजिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। वाइगोत्स्की मानता है कि बालक का विकास है वो सामाजिक कारकों के कारण प्रभावित होता है। इसलिए वाइगोत्स्की ने सामाजिक रचनावादी इनके सिद्धांत को सामाजिक रचनावाद के नाम से जानते हैं। वाइगोत्स्की सामाजिक कारकों के अलावा संस्कृति पर भी जोर देते हैं, सामाजिक कारकों के अलावा संस्कृति पर भी जोर देते हैं। इसीलिए इनका सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। सामाजिक अंतःक्रिया। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, अर्थात बालक का संज्ञानात्मक विकास अंतर्व्यक्तिक सामाजिक परिस्थिति इंटरपर्सनल सोशल सिचुएशन में संपन्न होता है। सोशल सिचुएशन में संपन्न होता है, इंटरपर्सनल अंतर्व्यक्तिक सामाजिक परिस्थिति में। भाषा एवं विचार। जन्म से 2 वर्ष तक सोशल स्पीच। शिशु अपने हाव भाव छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से सामाजिक अंतःक्रिया करता है। 3 से 6 वर्ष तक प्राइवेट स्पीच। जन्म से 2 वर्ष तक तो सोशल स्पीच होता है उसका, छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से अंतःक्रिया करता है। 3 से 6 वर्ष तक क्या होता है? इस अवस्था में बालक अपनी भाषा का प्रयोग केवल सामाजिक संचार के लिए नहीं बल्कि अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए करता है। इस अवस्था में बालक क्या कहता है कि उसका नाम मान लीजिए कुछ भी नाम है, छोटू है मान लीजिए नाम, तो वो खुद को संबोधित करेगा और ऐसे बोलेगा छोटू आज ये काम करेगा, छोटू नहीं नहाएगा। इस तरीके से खुद को निर्देशित करने के लिए काम मिलेगा। आंतरिक संभाषण यानी कि अपने मन ही मन में बात करने, जिसे निजी संभाषण भी कहते हैं। 3 से 6 वर्ष की अवस्था में उसमें प्राइवेट स्पीच पाया जाता है। आंतरिक संभाषण अथवा निजी संभाषण कहते हैं। इसमें बालक भाषा के व्यक्ति बाहरी रूप से न करके अपने आप से बातचीत करता है। पियाजे ने इस अवस्था को आत्म केंद्रित कहा है। पियाजे ने इस अवस्था को आत्म केंद्रित कहा है। 7 वर्ष से साइलेंट इनर स्पीच। इसमें भाषा के व्यक्ति बाहरी रूप से न करके चुपचाप अपने आप से बातचीत करता है, अर्थात 3 से 6 वर्ष की उम्र में किया गया आंतरिक संभाषण चिंतन का रूप ले लेता है इस अवस्था में। वाइगोत्स्की के अनुसार शुरुआत में भाषा व चिंतन अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। फिर आता है आपका ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास का क्षेत्र। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले कार्य तथा सहायता के साथ किए जाने वाले कार्य के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD कहते हैं। एक काम मान लीजिए बच्चा बिना सहायता के कर रहा है और एक सहायता के साथ कर रहा है, इन दोनों के बीच का अंतर है ना, उसको ZPD कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बालक अपने वास्तविक विकास स्तर से आगे जाकर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं यदि उन्हें थोड़ा निर्देश मिल जाए तो इसको इस स्तर को वाइगोत्स्की ने क्या बोला है? संभावित विकास कहा है, ZPD कहा है। बालक के वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास या निकटतम विकास का क्षेत्र कहते हैं। फिर दूसरा शब्द है मचान। जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन को काम को सहयोग एवं निर्देशन के द्वारा विस्तारित करते हैं तो उसे मचान कहते हैं। कोई बच्चा काम कर रहा है तो हम उसकी सहायता करेंगे, वो सही से नहीं कर पा रहा है तो हम उसकी सहायता करेंगे, सहायता के द्वारा वो उस काम को पूर्ण कर लेता है, उसका एरिया विस्तृत हो जाता है, तो उसको मचान बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। यह एक ऐसी निर्देशात्मक तकनीक व सहायता है जिसके द्वारा बालक को कई कौशलों में प्रवीण कर सकते हैं अपने मचान के द्वारा। फिर अन्य से अधिक ज्ञानी, मोर नॉलेजेबल पर्सन अदर, मोर नॉलेजेबल अदर, MKO कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। एक ऐसा व्यक्ति जो अधिक ज्ञान कौशल एवं जानकारी रखता है, जो सामने वाले को कौशलों में प्रवीण करने के लिए निर्देश एवं सहायता दे सकता है। कोई बच्चा है उसको कुछ चीज़ों का ज्ञान कम है तो एक उससे अधिक ज्ञानी व्यक्ति है, वो अपने ज्ञान के द्वारा उसको निर्देशित करेगा, उसको उस कौशल में प्रवीण करेगा, तो वो MKO कहलाएगा। MKO कहलाएगा कौन? जो उसको ज्ञान दे रहा है ना, वो MKO कहलाएगा। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी
नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग। नैतिक विकास से तात्पर्य है तर्क एवं चिंतन के आधार पर किसी को सही एवं गलत, अच्छा बुरा, उचित अनुचित बताना। बालक में नैतिक विकास जन्मजात नहीं होता है, बल्कि सामाजिक परिवेश से अर्जित किया जाता है। नैतिक विकास सामाजिक परिवेश से अर्जित कर सकते हैं अपने, और मुख्यतः बाल्यावस्था से नैतिक विकास शुरू हो जाता है। कहाँ से? बाल्यावस्था से नैतिक विकास शुरू हो जाता है। लॉरेंस कोहलबर्ग का मानना है कि बालक के नैतिक विकास को समझने के लिए तर्क व चिंतन का विश्लेषण करना आवश्यक है। इस आधार पर उन्होंने इस सिद्धांत की 6 अवस्थाएं बताई है और 6 अवस्थाओं को 3 स्तरों में बांटा है उन्होंने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। नैतिक विकास सिद्धांत की अवस्थाएं हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार। स्टेजेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। सबसे पहला स्तर है वो है आपका पूर्व परंपरागत स्तर। प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसमें 2 अवस्थाएं हैं, एक तो आज्ञा एवं दंड की अवस्था, और दूसरा है अहंकार की अवस्था, अदला बदली की अवस्था, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता की अवस्था। दूसरा स्तर है परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर में क्या है? या तो वो बच्चा है वो समाज की व्यवस्था के प्रति सम्मान करेगा या उसका विरोध करेगा। और इसकी दूसरा स्तर है अवस्था है वो है प्रशंसा की अवस्था। इस अवस्था में वो उत्तम लड़का उत्तम लड़की की और उन्मुखता, यानी कि वो अच्छा बनने की कोशिश करेगा, प्रशंसा पाने की इच्छा होगी उसकी, तो वो अच्छा बन के दिखाएगा। इस अवस्था में एक समाज के प्रति सम्मान करेगा, तो ये परंपरागत स्तर है। उसके बाद तीसरा स्तर है वो है पश्च परंपरागत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इसमें सामाजिक समझौते की अवस्था, सामाजिक अनुबंध उन्मुक्तता, और आगे वाली अवस्था विवेक की अवस्था, सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत की उन्मुक्तता। नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने नैतिक विकास का वैज्ञानिक अध्ययन 1928 में किया तथा 1932 में एक किताब मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड प्रकाशित की। इसके अनुसार बच्चों में नैतिक निर्णय के विकास में एक निश्चित क्रम तार्किक पैटर्न होता है जो बौद्धिक विकास से संबंधित होता है। पियाजे के अनुसार बच्चे जैसे जैसे वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं वैसे वैसे अपने में परिवर्तन और परिमार्जन लाते हैं, जिससे उनका नैतिक विकास होता है। अवस्थाएं हैं जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत की। परायत नैतिकता की अवस्था। इस अवस्था में क्या है? बालक अपने से बड़ों के साथ अंतःक्रिया करता है। बालक किसके साथ अंतःक्रिया करता है? अपने से बड़ों के साथ, अर्थात असमान अंतःक्रिया करता है। खुद के लेवल वालों से नहीं, अपने से बड़ों से कर रहा है तो असमान अंतःक्रिया होगी। इस अवस्था में नैतिक विकास के जो भी संप्रदाय विकसित होते हैं, नैतिक विकास के जो भी कॉन्सेप्ट बनते हैं वह दृढ़, निरपेक्ष और अपरिवर्तनशील होते हैं। बालक सर्वव्यापी न्याय में विश्वास करता है। इस अवस्था को नैतिकता, वास्तविकता की अवस्था, दबाव की नैतिक अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि वो अपने माता पिता के दबाव में या किसी अन्य संरक्षक के दबाव में नैतिक अथवा सामाजिक बनेगा, अच्छा बनने की कोशिश करेगा। मतलब माता पिता द्वारा जो आदर्श बताए जाएंगे उनको वो मानेगा कि इनको पालन करना ही करना है, इनको अपने गलत नहीं कर सकते। सर्वव्यापी न्याय में विश्वास करेगा। इस अवस्था में बच्चा समझता है कि माता पिता की ओर से जो भी नियम आते हैं उन्हें हर हालत में स्वीकार करना है। तो हर हालत में स्वीकार करने वाली बात से बच्चे पे दबाव बनेगा, तो इसीलिए इसको दबाव की नैतिक अवस्था भी कहते हैं। फिर है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरलिटी। इस अवस्था में बालक अपने संगी साथी के साथ अंतःक्रिया करता है, यानी कि समान अंतःक्रिया करेगा। इस अवस्था में बालक का मानना होता है कि नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है, अर्थात उनको मानना आवश्यक नहीं है, उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। बालक सर्वव्यापी न्याय में विश्वास नहीं करेगा इस स्टेज में, स्वायत्तता वाली में। हेविंग हस्ट के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाएं। पहली है पूर्व नैतिक अवस्था, 0 से 2 वर्ष नैतिक विकास के पूर्व की अवस्था है। इसमें बालक को अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता, नैतिक विकास भी नहीं होता इस अवस्था में। 0 से 2 तो बिल्कुल नहीं होता। उसके बाद स्टार्ट होता है स्व केंद्रित अवस्था, 2 से 7 वर्ष, सेल्फ सेंटर्ड स्टेज। इस अवस्था में बालक का नैतिक विकास नहीं होता, लेकिन वह सही गलत बताने लग जाता है, यानी कि स्टार्ट हो चुका होता है। जो खुद करता है उसे सही बताता है और किसी ने रोक दिया, टोक दिया तो उसे गलत बताएगा। इसमें बालक अहंवादी होता है। परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, 7 से 12 की अवस्था। इस अवस्था में बालक का नैतिक विकास प्रारंभ हो जाता है। वह समाज के लोगों की आज्ञा मानने लगता है तथा सही गलत, उचित अनुचित में विभेद करना सीख जाता है। 7 से 12 परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, 13 से 18 वर्ष की आयु है, उसे कहते हैं आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। इरेशनल
कंसेशन स्टेज। इस अवस्था में किशोर आधारहीन एवं खोखले आदर्शों की बातें करता है, यानी कि आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था है 13 से 18 की, जो उसे यथार्थता के धरातल से दूर ले जाता है। खोखली बातें करता है, यथार्थता के धरातल से दूर चला जाता है। इस अवस्था में किशोरों का व्यक्तित्व सिगमंड फ्राइड के सुपर ईगो से होता है, सुपर ईगो से, उससे संचालित होता है। इसीलिए इस अवस्था को व्यक्ति को देवदूत कहा जाता है, एन एंजल इन पर्सन कहा जाता है। आधार युक्त आत्म चेतना अवस्था 18 के बाद, रेशनल कॉन्शियस स्टेज। इस अवस्था में व्यक्ति आधारभूत वे तर्क संगत बातें करता है, जो व्यक्ति केवल भावनाओं से नहीं बल्कि विचारों से भी काम लेता है। इस अवस्था में आधार युक्त आत्म चेतन अवस्था है, उसमें 18 के बाद भावनाओं से नहीं विचारों से भी काम लेता है। उसके बाद है भाषा विकास। भाषा विकास के लिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए पावलोव के अनुसार, सबसे पहले पावलोव का तर्क देखते हैं। बालक शब्द एवं अर्थ के मध्य संबंध स्थापित करके सीखता है। इस संबंध को पावलोव ने अनुबंधन कहा है। कोई शब्द और उसका अर्थ, इनके मध्य संबंध स्थापित करेगा, अनुबंध स्थापित करेगा, तो अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिया था। अर्थात पावलोव के अनुसार बालक का विकास, बालक की भाषा का विकास अनुबंधन से होता है। फिर आता है स्किनर कहता है बालक भाषा अनुकरण एवं पुनर्बलन से सीखता है। बांडूरा कहता है कि बालक भाषा का अनुकरण करके सीखता है। बांडूरा अनुकरण का कहता है, स्किनर अनुकरण और पुनर्बलन दोनों का कहता है। दोनों आ जाए, अनुकरण और पुनर्बलन, तो स्किनर होगा। बांडूरा केवल अनुकरण होगा और पावलोव कहेगा अनुबंधन का, पावलोव अनुबंधन का। भाषा विकास सिद्धांत, लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी, इसके प्रवर्तक हैं नोम चॉम्स्की। लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी, इसके प्रवर्तक हैं नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की का मानना है कि बालक में भाषा ग्रहण करने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है, यानी कि जन्म से ही उसके साथ नहीं होती है बालक में भाषा ग्रहण करने की प्रवृत्ति। तो इसे भाषा अर्जन तंत्र, LAD, लैंग्वेज एक्विटेशन डिवाइस के नाम से जानते हैं। किसने कहा था? नोम चॉम्स्की ने ये तर्क दिया है। नोम चॉम्स्की का कहना है कि बालक जिस भाषा को सुनता है उसकी व्याकरण को अपने आप सीख जाता है। इसीलिए जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी भी कहा जाता है इस लैंग्वेज एक्विटेशन डिवाइस को। नोट वार्फ के द्वारा भाषा सापेक्षता परिकल्पना का संप्रत्यय दिया गया था। विभिन्न पक्षों में शारीरिक विकास, भाषा विकास कंप्लीट, फिर शारीरिक विकास अब शुरू होगा, फिजिकल डेवलपमेंट। यह सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं होता ज़्यादा, इतने कठिन वर्ड नहीं होते इसमें। शारीरिक विकास अन्य आयामों का आधार होता है। शारीरिक विकास में शारीरिक अंगों, मांसपेशियों का विकास शामिल होता है, यानी कि शारीरिक अंग और मांसपेशियों का विकास शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। शारीरिक अंगों व मांसपेशियों के विकास की एक निश्चित प्रक्रिया होती है। हमारे शरीर के अंगों और मांसपेशियों के विकास की एक फिक्स पैटर्न होता है। बच्चा विकास के जिन चरणों से गुजरता है वह लगभग निश्चित होते हैं, पहले से डिसाइड होते हैं, परंतु हर बच्चे की इन क्रमबद्ध चरणों से गुजरने की गति में भिन्नता पाई जाती है। पहले से डिसाइड तो है, परंतु इन क्रमबद्ध चरणों से गुजरने की गति है वो सब में अलग अलग होती है। 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के शारीरिक विकास 1 से 3 वर्ष के आयु के बच्चों से कम होता है, यानी कि पहली स्टेज शेषावस्था, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, 1, 2, 3 और 4 स्टेज होती हैं। तो पहले शेषावस्था, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था और ये किशोरावस्था के बाद। तो इसमें सबसे ज़्यादा होता है विकास, शारीरिक विकास। फिर बाल्यावस्था में धीरे हो जाता है, फिर किशोरावस्था में पुनः तेज हो जाता है। तो ये 2 स्टेज में तेज होता है, 2 में धीरे होता है, एक छोड़ करके एक। हालांकि मस्तिष्क के विकास की प्रक्रिया 8 वर्ष की आयु तक तेज गति से चलती है, लेकिन शारीरिक विकास है वो बाल्यावस्था के बाद, शेषावस्था के बाद बाल्यावस्था में धीमे हो जाता है थोड़ा, फिर किशोरावस्था में पुनः स्पीड पकड़ लेता है। शारीरिक विकास के चक्र, प्रथम चक्र 0 से 3 वर्ष, फिर द्वितीय चक्र 3 से 12, फिर तृतीय चक्र 13 से 15 और चतुर्थ चक्र 16 से 18। 4 चक्र हैं। इसमें शेष अवस्था में विकास तेज गति से, फिर बाल्यावस्था में धीरे से, फिर किशोरावस्था में पुनः तेज गति से, और फिर आगे चतुर्थ चक्र यानी कि किशोरावस्था के बाद पुनः मंद गति से होता है। श्रीमती हरलोक के अनुसार विकास है वो लयात्मक होता है, यानी कि कभी धीमे कभी तेज, कभी धीमे कभी तेज, इस तरीके से नियमित नहीं है, लयात्मक है, ग्राफ के जैसे चलता है। शारीरिक विकास में 2 चीज़ें हैं शामिल। शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, एक तो अंगों का विकास, दूसरा मांसपेशियों का विकास। अंगों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी पार्ट, फिर क्रियात्मक, गत्यात्मक, गामक, गतिक विकास, जिसे मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अंगों का विकास। अंगीय विकास, शेष अवस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। शेष अवस्था में क्या होता है? शारीरिक विकास है वो तेज गति से होता है,
बाल्यावस्था में इस शारीरिक विकास में धीमापन आ जाता है, किशोरावस्था में पुनः तेज गति से हो जाता है और फिर पुनः धीरे हो जाता है। लंबाई, शेषवावस्था में लड़कों की लंबाई लड़कियों से अधिक होती है। शेषवावस्था में लड़कों की लंबाई लड़कियों से ज़्यादा होती है। बाल्यावस्था में दोनों में लगभग समान पाई जाती है और अगर ज़्यादा होती है तो लड़कियों की होती है। किशोरावस्था में लड़कों की लंबाई अधिक होती है और लड़कियों की लंबाई 16 वर्ष तक बढ़ती है, जबकि लड़कों की लंबाई 18 वर्ष तक के बाद भी बढ़ती रहती है। आयु लंबाई इंच में, जन्म के समय लंबाई 19 से 20 इंच होती है। ये एक याद रखना है, जन्म के समय लंबाई है वो 19 से 20 इंच की होती है बच्चे की या शिशु की। फिर दूसरा है वजन, भार। ये लंबाई था, उसके बाद दूसरा है वजन या भार। शेषवावस्था में लड़कों का भार लड़कियों से अधिक होता है। बाल्यावस्था में दोनों में भार लगभग समान पाया जाएगा और अगर अधिक होगा तो वो लड़कियों का होगा। किशोरावस्था में लड़कों का भार अधिक होता है क्योंकि लड़कों की हड्डियाँ मजबूत होती हैं। जन्म के समय वजन है, शिशु का वजन होता है 7 से 8 पाउंड में, 7 से 8 पाउंड। उसके बाद है हड्डियाँ, तीसरा पॉइंट है हड्डियाँ। शेषावस्था में हड्डियों की संख्या लगभग 270 से कितनी होती है, 300 तक होती है। ये हड्डियाँ कोमल और लचीली होती है, ये आपस में जुड़ेगी, बाद में अस्थिकरण होगा इनका। इस क्रिया को अस्थिकरण या दृढ़ीकरण भी कहते हैं। किशोरावस्था में अस्थिकरण की क्रिया पूर्ण हो जाती है, हड्डियों की संख्या 206 रह जाती है किशोरावस्था में। और किशोरावस्था में भुजाओं एवं टांगों की हड्डियों में तीव्र गति से वृद्धि होती है। उसके बाद है दांत, हड्डियों के बाद है दांत। दांतों का विकास की प्रक्रिया गर्भकाल के 5वें महीने में शुरू हो जाती है, यानी कि माता के पेट में इनकी दांतों की प्रक्रिया वो शुरू हो जाती है, लेकिन दांत बाहर नहीं निकलते। जन्म के समय शिशु के दांत होते नहीं हैं, यानी कि वो अंदर ही होते हैं। 5वें या 6ठे माह से दूध के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले नीचे के अगले 2 दांत निकलते हैं। 1 वर्ष तक दांतों की संख्या 8 और 4 वर्ष तक दूध के पूरे 20 दांत निकल आते हैं। उसके बाद दूध के दांत गिरना प्रारंभ हो जाते हैं वापस 4 वर्ष के बाद। 5वें या 6ठे वर्ष से स्थायी दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि पहले वाले गिर जाएंगे 5वें माह में और नए दांत शुरू हो जाते हैं जो स्थायी होते हैं। 12 से 13 वर्ष तक दांतों की संख्या 27 से 28 हो जाती है। किशोरावस्था के अंत अथवा प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में प्रज्ञादंत, अक्कल जाड़ बोलते हैं जिसको, वो निकलते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, स्थायी दांत 12, अस्थायी दांत 20, कुल दांत होते हैं 32। उसके बाद है मस्तिष्क। मस्तिष्क है, उसका भार है शेषावस्था में लगभग 350 ग्राम, बाल्यावस्था में 1260 ग्राम और किशोरावस्था में 1260 से 1400 ग्राम के बीच होता है। धड़कन, बच्चे की धड़कन है वो जन्म के समय 136 से 140 बार प्रति मिनट होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जो वृद्धावस्था तक आते आते 60-70 पर रह जाती है। उसके बाद है श्वसन। बच्चों के फेफड़े छोटे होते हैं, इसलिए वे जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं फटाफट, ताकि उनको पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त हो सके, इसलिए उनकी श्वसन दर है वो तीव्र होती है। उम्र के साथ फेफड़ों के आकार में वृद्धि होती जाती है, जिससे सांस लेने की क्षमता बढ़ जाती है, तो वो फिर धीरे धीरे श्वसन की दर है वो कम कर लेते हैं। फलस्वरूप श्वसन दर में कमी आने लगती है। किशोरावस्था में श्वसन की क्रिया धीमी, गहरी और नियमित हो जाती है। सामान्यतः वयस्क 3 सेकंड में श्वास अंदर लेता है और 2 सेकंड में श्वास बाहर छोड़ता है। जन्म के समय 35 बार सांस लेते हैं प्रति मिनट में। किशोरावस्था में फिर 8 बार, 18 बार, यानी कि धीरे हो जाती है ये प्रोसेस। शारीरिक अनुपात, नवजात शिशु का सिर अन्य अंगों की अपेक्षा क्या होता है, बड़ा होता है। नवजात शिशु का सिर संपूर्ण शरीर का लगभग 1/4 भाग, जबकि एक वयस्क का 1/7 भाग होता है। नवजात शिशु का चेहरा सिर की तुलना में छोटा होता है, क्योंकि नीचे के हिस्से में कम और ऊपर का हिस्सा बड़ा होता है। चेहरे में नीचे का हिस्सा कम और ऊपर का हिस्सा बड़ा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शिशु के दांत नहीं होते, नीचे का हिस्सा इसलिए कम होता है। जन्म के समय धड़ अधिक लंबा होता है। 6 वर्ष की आयु तक धड़ जन्म से 2 गुना तथा परिपक्वावस्था आने पर जन्म से 3 गुना हो जाता है। नवजात शिशु के हाथ पैर छोटे और कोमल होते हैं। जन्म के समय बालक की टांगें, बाहें ये अपेक्षाकृत मुड़ी और छोटी और मुड़ी हुई होती है। जैसे जैसे टांगों की लंबाई बढ़ती जाती है वे सीधी होती जाती है। 2 वर्ष की आयु तक टांगों का विकास हाथों की तुलना में धीमा होता है। किशोरावस्था में पैरों की लंबाई जन्म से 4 गुना हो जाती है। उसके बाद है पाचन क्रिया। नवजात शिशु का पेट है वो एक नलिका के समान होता है, तो वो फिर बार बार भोजन चाहिए होता है उसको, क्योंकि ग्रहण करने की शक्ति है वो बहुत कम होती है, उसमें स्टोरेज नहीं होती इतनी, जिससे शिशु को जल्दी जल्दी भूख लगती है। वयस्क का पेट है वो एक थैली जैसा होता है, इस कारण वयस्क अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करता है। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक खाते हैं, अधिक क्रियाशील रहते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएँ, ये वे क्रियाएँ होती है जो शिशु विशिष्ट संवेदनात्मक उद्दीपकों के प्रति एक निश्चित ढंग से करते हैं, फिक्स होते हैं, सभी शिशु वैसे ही करेंगे।
सबसे पहली क्रिया है रूटिंग। रूटिंग क्या है? गाल को स्पर्श करेंगे ना तो बच्चा मुंह खोलेगा, सिर को घुमाएगा। ये 0 से 2 महीने का जो बच्चा है वो करेगा ऐसा। मोरो क्या है? जब बालक किसी तेज आवाज़ को सुनता है तो कमर को मोड़ते हुए भुजा को आगे की ओर फेंकता है, ऐसे टेढ़ा होकर के। तो फिर भुजाओं को एक साथ लाता है जैसे कुछ पकड़ रहा हो। ये 2 से 5 माह की अवस्था में मोरो प्रतिवर्ती क्रिया होती है। फिर पकड़ना, बालक की हथेली को दबाने पर उंगलियों से पकड़ लेता है वो। 1 से 3 माह की अवस्था में ऐसा होता है। बेबिन्स की क्या है? बच्चे के पैर के तलवे को ठोकते हैं ना तो वो पैर की उंगलियों को ऐसे पंखे की तरह फैला लेता है और आगे की ओर मोड़ लेता है। ये 0 से 7 महीने की अवस्था में ऐसा करता है, इसे बेबिन्स की कहा जाता है। फिर आता है दूसरा है स्टेज है शारीरिक विकास में मांसपेशियों का विकास या क्रियात्मक विकास या गत्यात्मक गतिक विकास या मोटर डेवलपमेंट। मांसपेशियों के विकास को क्रियात्मक विकास कहते हैं। जन्म के समय शिशु की मांसपेशियों का भार उसके संपूर्ण शरीर का 23.4% होता है। 8 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का भार उसके शरीर का 27% होता है। 15 वर्ष की आयु तक मांसपेशियों का भार उसके संपूर्ण शरीर का 33% हो जाता है। 16 वर्ष की आयु तक मांसपेशियों का भार उसके संपूर्ण शरीर का 44 और किशोरावस्था के अंत तक मांसपेशियों का भार उसके कुल भार का शरीर के कुल भार का 45% हो जाता है। क्रियात्मक या गत्यात्मक या गामक विकास या गतिक विकास कहते हैं। मोटर डेवलपमेंट है, इसके 2 प्रकार होते हैं, एक तो सूक्ष्म गत्यात्मक विकास और एक स्थूल गत्यात्मक विकास। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट और एक फाइन मोटर डेवलपमेंट। स्थूल बोले तो मोटा मोटा और सूक्ष्म बोले तो छोटा। मोटा मोटा विकास में क्या किन किन चीज़ों का विकास होगा? बड़ी मांसपेशियों का विकास होगा, जैसे हाथ, पाँव, जांघ, धड़, घुटने, इन चीज़ों का विकास होगा। छोटी मांसपेशियों का विकास सूक्ष्म में आँख, हाथ, कलाई, उंगलियाँ, इन चीज़ों का विकास होगा, छोटी छोटी मांसपेशियों का। स्थूल गत्यात्मक विकास यानी कि मोटा मोटी विकास है, उसमें बच्चा लुढ़कना, खिसकना, रेंगना, घुटनों के बल चलना, खड़ा होना, चलना, दौड़ना, उछलना कूदना, तैरना, सीढ़ियों पर चढ़ना और नृत्य करना, ट्राई साइकिल चलाना, गेंद फेंकना, गेंद पकड़ना, ये सब चीज़ें आएंगी आपकी स्थूल गत्यात्मक विकास में। फिर आता है सूक्ष्म गत्यात्मक विकास। इसका काम होता है जैसे भोजन करना, वस्त्र पहनना, खिलौनों का प्रयोग करना, ब्लॉक बिल्डिंग बनाना, बालों में कंघा करना, मंजन करना, स्नान करना, जूते मोजे पहनना, लिखना, ये सब चीज़ें किस में आती है? सूक्ष्म गत्यात्मक विकास में। लिखना हो गया, कमीज़ के बटन बंद करना, पेपर को काटना, फाड़ना, चिपकाना, ये सब चीज़ें किस में आएगी? सूक्ष्म गत्यात्मक विकास। ये छोटे छोटे काम हैं। उसके बाद आता है मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, सेंसेशन, संवेदना। जब एक नवजात शिशु किसी तेज आवाज़ को सुनकर चौंक जाता है अर्थात उत्तेजित हो जाता है तो उसे संवेदना कहते हैं। अर्थात ज्ञानेंद्रियों आँख, कान, नाक, मुँह, त्वचा के माध्यम से बालक जो भी ग्रहण करता है, उत्तेजना प्राप्त होती है, उसे संवेदना कहते हैं। इससे जीव की सरलतम और प्रारंभिक अनुभूति है ये। बच्चे के जन्म लेने के बाद प्रारंभिक अनुभूति यही है, संवेदना ही है। संवेदना में उत्तेजना का आभास होता है, इसका संबंध मानसिक क्रिया से होता है। यह ज्ञान की पहली सीढ़ी है। इससे बच्चा सीखना शुरू करता है। प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण। थोड़ा बड़ा होने पर शिशु यह जानने लग जाता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, कोई आवाज़ कहाँ से आ रही है, किसकी आवाज़ है, तो इसे प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। अर्थात बालक को ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो उत्तेजना प्राप्त होती है उसका विस्तृत ज्ञान कराने वाली मानसिक प्रक्रिया को प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। यह ज्ञान की दूसरी सीढ़ी है। प्रत्यक्षीकरण का पूर्व अनुभव से संबंध होता है। संवेदना प्लस अर्थ, प्रत्यक्षीकरण। संवेदना प्लस विचार, प्रत्यक्षीकरण। बालकों में प्रत्यक्षीकरण द्वारा ज्ञान की वृद्धि होती है। विभिन्न प्रकार के संप्रत्ययों का निर्माण, कॉन्सेप्ट का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार के संप्रत्यय निर्माण, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। बालक वातावरण का ज्ञान जैसे जैसे प्राप्त करता है वैसे वैसे प्रत्ययों का निर्माण होता रहता है। जैसे आकार संप्रत्यय, संख्या संप्रत्यय, समय संप्रत्यय, सौंदर्य संप्रत्यय, रंग संप्रत्यय, भार संप्रत्यय, धन का संप्रत्यय, सामाजिक संप्रत्यय, आत्म संप्रत्यय, यानी कि ये कॉन्सेप्ट होता है। जैसे रंग का संप्रत्यय, रंग का कॉन्सेप्ट है कि ये लाल रंग है, पीला है, काला है। उस प्रकार से धन का है कि ये 200 का नोट है, 500 का है, कम है, ज़्यादा है, तो वो कॉन्सेप्ट निर्माण होते हैं। फिर है शैशवावस्था में मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। शैशवावस्था में मानसिक विकास। जन्म के समय बालक अपने वातावरण की वस्तुओं का ज्ञान अपनी संवेदनाओं, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करता है। कुछ ही दिनों में वह सूंघना, सुनना, देखना, स्वाद लेना, स्पर्श की अनुभूति करना सीख जाता है। 1 वर्ष का बच्चा हाथ पैर हिलाने लगता है, ध्वनि करने लगता है, छोटे छोटे शब्द भी बोलने लगता है। 1 वर्ष का बच्चा। 2 वर्ष का बच्चा ठीक से समझने लग जाता है।
शब्दों का विकास भी होता है। 3 वर्ष शिशु नाक, अपने नाक, कान, मुँह, दांत को हाथ से छूकर बता देगा कि ये मुँह है, ये नाक है, ये कान है। 4 वर्ष में गिनती गिनने लग जाता है, छोटी बड़ी रेखाओं में अंतर कर सकता है, अक्षर लिखने लगता है, वस्तुओं को क्रम से रखना जान जाता है, नाम लिखना शुरू कर देता है। 5 वर्ष की अवस्था में रंगों को पहचानने लग जाता है, हल्के भारी का ज्ञान हो जाता है उसे, 10-11 शब्दों के वाक्यों को दोहराने लगता है, माता पिता की आज्ञा भी मानने लगता है और उनके कामों में सहायता भी करने लगता है। 6 वर्ष का बालक बिना हिचके 15 तक गिनती सुनाने लगता है और सरल प्रश्नों के उत्तर देने लगता है। शरीर के विभिन्न अंगों के नाम बता देता है और चित्रों में बनी हुई वस्तुओं के बारे में बता देता है। बाल्यावस्था में मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। 7 वर्ष की अवस्था में विभिन्न वस्तुओं में समानता और अंतर बताने लगता है, छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन भी करने लगता है। 8 वर्ष में बालक में छोटी छोटी कहानियों, कविताओं को याद करके उन्हें सुनाने की क्षमता का विकास हो जाता है। 16 से 17 शब्दों के वाक्यों को दोहराने लगता है। 9 वर्ष की अवस्था में बालक समय, दिन, तारीख, वर्ष आदि बताने लग जाता है। 9 वर्ष की अवस्था में उसे सिक्कों का ज्ञान भी हो जाता है, सामान्य शब्दों का प्रयोग करने लगता है, देखी हुई चीज़ को 60% तक उस वाक्यांश को उसको दोहरा सकता है, जो भी घटना हुई है उसको। किशोरावस्था में मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। किशोरावस्था में, टीनेज लिखना था यहाँ पे, चाइल्डहुड गलत लिख दिया, टीनेज लिखना था। किशोरावस्था में मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, अपनी उच्चतम सीमा को प्राप्त कर लेता है। वुडवर्थ, मानसिक विकास 15-20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। यह विकास हरमन के अनुसार 15 वर्ष में और जोन्स के अनुसार 16 वर्ष में, स्पीयरमैन के अनुसार 14 से 60 के मध्य पूर्ण हो जाता है। उसके बाद आता है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी, यानी कि शेषावस्था में सामाजिक विकास। क्रो एंड क्रो के अनुसार जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक होता है ना असामाजिक होता है, लेकिन इस स्थिति में ज़्यादा टाइम तक वो नहीं टिकता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है और उम्र भर चलती है। बालक का सामाजिकरण परिवार से आरंभ होता है तथा सामाजिकरण का महत्वपूर्ण घटक खेल का मैदान माना जाता है। सामाजिकरण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? खेल के मैदान में। शेषावस्था में सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। शिशु जन्म से सामाजिक नहीं होता है। 1 वर्ष के भीतर शिशु माता पिता को पहचानने लगता है, माता पिता के प्रेम एवं क्रोध के व्यवहार में अंतर करने लग जाता है, समझने लग जाता है, दूसरे के व्यवहारों का अनुकरण भी करने लग जाता है। 2 वर्ष की आयु में बड़ों के साथ घर का काम करने का प्रयास करेगा वो, और 3 वर्ष की आयु के बीच बालक खेलने के लिए साथी बनाकर उनसे सामाजिक संबंध स्थापित करेगा। सर्वाधिक सामाजिक विकास खेल के मैदान में होता है। 4थे और 5वें वर्ष में बाहरी दुनिया से संपर्क स्थापित करता है और मित्र बनाता है, सामूहिक जीवन से अनुकूलन स्थापित कर लेता है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, नए वातावरण से अनुकूलन करना सीखता है इस अवस्था में, बाल्यावस्था में। टोली एवं समूह का सदस्य होकर उसके द्वारा सामाजिक गुणों का विकास करता है। समूह खेलों और प्रिय कार्यों में रुचि रखने लगता है। नई चीज़ों को खोजने की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। प्रशंसा पाने की प्रवृत्ति का विकास भी होता है इस अवस्था में। भ्रमण की प्रवृत्ति का विकास होता है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। किशोरावस्था को एडोलसेंस, टीनेज कहा जाता है। मित्रता की भावना का समुचित विकास होता है। समूह के प्रति निष्ठा पाई जाती है। समूह द्वारा सामाजिक गुणों का विकास किया जाता है। सामाजिक चेतना का विकास होता है। सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास होता है। सामाजिक रुचियों का विकास होता है। व्यवसाय चुनने की प्रवृत्ति का विकास होता है। समाज के नेताओं से संबंध स्थापित करने की भावना का विकास होता है। चिंता या संशय से घिरा रहता है इस अवस्था में। उसके बाद है सामाजिक के बाद संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट इन्फेंसी। क्रो एंड क्रो के अनुसार संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास है, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। संवेग जन्मजात होते हैं, लेकिन सभी संवेगों का विकास एक साथ न होकर धीरे धीरे होता है। वॉटसन के अनुसार नवजात शिशु होता है ना, जब जन्म लेता है तो उसमें 3 ही संवेग होते हैं, भय, क्रोध और स्नेह, 3 संवेग होते हैं। ब्रिजेश के अनुसार जन्म के समय शिशु में केवल एक ही संवेग होता है, वो होता है उत्तेजना, लेकिन 2 वर्ष की आयु तक सभी संवेगों का विकास बालक में हो जाता है। सबसे पहले है शेषावस्था में सामाजिक संवेगात्मक विकास। शिशु जन्म के समय रोता, चिल्लाता, पैर पटकता है और इस प्रकार वह जन्म के समय से ही संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति करता है। शिशु का संवेगात्मक व्यवहार अत्यधिक अस्थिर होता है। शिशु का संवेग थोड़े ही समय तक रहता है, शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। उदाहरणतः शिशु को गोदी में आने के लिए रो रहा है, किंतु गोदी लेते ही वह चुप हो जाएगा। जैसे आयु बढ़ती है वैसे संवेग में स्थिरता भी आने लगती है। आरंभ में शिशु के संवेग काफ़ी तीव्र होते हैं,
किंतु धीरे धीरे तीव्रता में कमी हो जाती है। उदाहरणतः 2 या 3 माह का बालक तब तक रोता रहता है जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती, लेकिन 4-5 वर्ष का शिशु इस प्रकार का व्यवहार नहीं करता है। आरंभ में शिशु के संवेगों में अस्पष्टता तो होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसमें स्पष्टता आ जाती है, क्लियरिटी आ जाती है। उसके बाद है बाल्यावस्था में स्वैंगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। बाल्यावस्था स्वैंगात्मक विकास का अनोखा काल है। स्वैंगात्मक विकास का क्या है? अनोखा काल है। संवेगों में तीव्रता और उग्रता नहीं रहती है इस अवस्था में। संवेगों पर क्या होता है? नियंत्रण रखने लग जाता है। निराशा एवं असहायपन की भावना आ जाती है। समूह का सदस्य होने के कारण ईर्ष्या द्वेष की भावना का उदय होता है बाल्यावस्था में। जिज्ञासा संवेग का विकास इसी अवस्था में होता है। भय, कुंठा, ईर्ष्या, जिज्ञासा, स्नेह, प्रफुल्लता आदि संवेगों का विकास होता है। किशोरावस्था में स्वैंगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। स्वैंगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है। संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन, संवेगों में परिपक्वता आने लगती है किशोरावस्था में। संवेग प्रकाशन में स्पष्टता आ जाती है। विरोधी मनोदशाएं होती है। जीवन अत्यधिक भाव प्रधान हो जाता है। काम भावना पुनः तीव्र हो जाती है और विषम लिंगी के प्रति प्रेम का विकास होता है इस अवस्था में। प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति आदि संवेग स्थायी रूप प्राप्त कर लेते हैं। विकासात्मक विधियाँ, डेवलपमेंटल मेथड। सबसे पहली है दीर्घकालीन कालानुक्रमी एक लंबवत अनुधेर्य विधि, लॉन्गिट्यूडिनल मेथड, लॉन्गिट्यूडिनल। इस विधि के अंतर्गत एक निश्चित समूह का कई बार परीक्षण करते हुए उसका निदान एवं उपचार किया जाता है। मनोवैज्ञानिक मार्गरेट मीड ने सामोआ के द्वीप पर अनुधेर्य अध्ययन विधि पर प्रयोग किए थे। उसके बाद है समकालीन क्षैतिज प्रतिखंडात्मक अनुप्रस्थ काट विधि, क्रॉस सेक्शनल मेथड। इस विधि के द्वारा एक ही समय में विभिन्न आयु वर्ग के समूहों का अध्ययन किया जाता है। अलग अलग आयु समूहों पर अध्ययन किया जाता है। तीसरा है अनुक्रमिक डिजाइन विधि, सीक्वेंशियल डिजाइन मेथड। यह विधि उपरोक्त दोनों विधियों का मिला जुला रूप है। उसके बाद बात करते हैं विकासात्मक रोग, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते हैं कुछ, जैसे स्वलीनता, ऑटिज्म बोलते हैं। ऑटिज्म एक मस्तिष्क विकार है, यानी कि दिमाग की संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार है। इसमें क्या होता है? मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्र एक साथ काम करना बंद कर जाते हैं और यह सभी बालकों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। जन्म के कुछ समय पश्चात इसके लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। लक्षण क्या होते हैं? ऑटिज्म से ग्रस्त व्यक्ति बाकी लोगों से अलग अलग देखते, सुनते और महसूस करते हैं। ऑटिज्म वाला बंदा है वो उसको अलग ही सुनेगा, कुछ अलग ही महसूस करेगा वो। ऐसे व्यक्ति आमतौर पर देरी से बोलेंगे, बुला लेंगे तो 5 मिनट बाद वो जवाब देंगे उसका। कमज़ोर संप्रेषण होता है, कमज़ोर सामाजिक व्यवहार होता है उनका। सामाजिक संपर्क से बचना चाहते हैं, अकेले रहना पसंद होते हैं वो। अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते और न दूसरों की भावनाओं को जानना चाहते हैं, उनसे भी अनजान रहते हैं। प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते, अजीब गतिविधियां करते हैं, जैसे पैर के पंजों पर चलना, लगातार हिलते रहना, असामान्य व्यवहार करते हैं और रूढ़ व्यवहार अपनाते हैं। दौरे पड़ते हैं उनको। यह रोग लड़कियों के मुकाबले लड़कों में संभावना है वो 4 गुना अधिक होती है होने की। अगर एक परिवार में कोई बच्चा ऑटिज्म से ग्रस्त है तो दूसरे बच्चे भी इससे ग्रस्त होने की संभावना अधिक है। समय से पहले पैदा हुए बच्चे हैं वो ऑटिज्म का शिकार हो जाते हैं, उन पर खतरा हो सकता है इस चीज़ का। और ज़्यादा उम्र के माता पिता से हुए बच्चे, ऑटिज्म की संभावना हो सकती है उनमें। टीच करके एक ट्रीटमेंट है इनका, ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिस्टिक एंड कम्युनिकेशन रिलेटेड हैंडीकैप्टेड चिल्ड्रन, ये इसका पूरा नाम है टीच का। यह कार्यक्रम ऑटिज्म बालकों के शिक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है। ADHD, अवधान न्यून अतिक्रिया विकार, अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यह रोग लड़कों में अधिक पाया जाता है। इसके लक्षण लगभग 3 वर्ष बाद दिखाई देते हैं और यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। अवधान न्यून अनवधान, इनएक्टिविटी, इंटिएटिव। अवधान न्यून अनवधान, इसमें बालक ध्यान केंद्रित करने में क्या होता है? असमर्थ होता है। ध्यान नहीं रखने के कारण उसके स्मरण में भी बाधा आती है और वो भुलक्कड़ स्वभाव वाला हो जाता है। अपनी किताबें, खिलौने, पेन पेंसिल रख करके क्या करता है? भूल जाता है। दूसरा है अतिक्रिया आवेगशील हाइपर एक्टिव, बालक बिना सोचे समझे जल्दबाजी में काम करता है, बेचैनी से अपने शरीर को हिलाता डुलाता रहता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन पाया जाता है और किसी चीज़ का इंतजार नहीं कर सकता वो, आक्रामकता का प्रदर्शन करता है। संयोजन, बोथ, ऊपर वाले दोनों का मिला जुला रूप होता है संयोजन। वियोग दुश्चिंता विकार, सैड,
सेपरेशन एनेक्सिटी डिसऑर्डर होता है। इसमें बालक इस डर से कि कहीं माता पिता उससे दूर न हो जाए, सामाजिक गतिविधियों में भाग ही नहीं लेता हो, उस डर से कि ना ही वो कहीं अकेला जाना चाहता है, हमेशा चिंतित रहता है कि वह अकेला न रह जाए, माता पिता उसे छोड़कर चले ना जाए। इसके बाद तीसरा टॉपिक आगे वाली वीडियो में आएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।